वो सबसे आगे वाला किस में बना हुआ है? प्रथम चरण के साथ ही बना हुआ है, गांधी सागर के साथ ही। तो अपने से एग्जाम में ये चरण नहीं पूछे जाते, अपने से सामान्यतः सीक्वेंस पूछे जाते हैं, ओरिजिन से और डिस्चार्ज की ओर। चरण वाला आपके आगे सिंचाई परियोजना आएगा और फिर आएगा जल विद्युत, उसमें भी रिपीट होंगे, तो एक कई बार और रिपीट होने, 2 बार और रिपीट होंगे अभी तो, क्योंकि चंबल अपने आप में एक राजस्थान की सिंचाई परियोजना भी है, और चंबल राजस्थान में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है, जल विद्युत परियोजना भी है। तो ये हाइड्रो पावर में भी आएगी वापस, जल विद्युत परियोजनाओं में भी, इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंदर भी। तो इरिगेशन डैम तो इसका कौन सा था? कोटा बैराज। और बाकी इसके जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं वो व्यक्तियों के नाम से। जल विद्युत बनती है वो गांधी पे, राणा पे और जवाहर पे, और लास्ट वाले मान से केवल सिंचाई होती है। इस कारण ये इरिगेशन प्रोजेक्ट में भी रिपीट होगा, और आगे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यानी ऊर्जा वाले टॉपिक में भी ये पॉइंट वापस रिपीट होगा। तो 3 जगह कवर करते हैं इस टॉपिक को अपन। अब इसके बाद में चंबल की जो सबसे लंबी सहायक नदी है बनास, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन बनास को। बैठ जाइए आप, 1 मिनट बाद स्टार्ट करेंगे कंटिन्यू। हाँ जी, बनास जो रिवर है, इस बनास रिवर के ओरिजिन और डिस्चार्ज पॉइंट की लगभग बात अपने चंबल में की थी। जब अपनी अरावली की पहाड़ियां आती हैं तो उन पहाड़ियों में भी इसके बारे में बताते हैं कि उद्गम है इसका खमनौर हिल्स। खमनौर राजस्थान के अंदर अपने आप में एक बैटल लैंड, एक युद्ध भूमि भी रहा है। इतिहास में जब आप पढ़ोगे खमनौर बैटल भी आएगा। ये पिछली बार आरएस प्रीलिम्स में दिया गया था। बनास को पहचानने के कई तरीके बताए थे कि राजस्थान की खमनौर पहाड़ियों से निकलने वाली नदी, यानी नीचे नदियों के नाम दिए हुए थे, और उसमें ऊपर पहचानने के लिए कई कई तरीके दिए हुए थे कि वो नदी जो खमनौर पहाड़ियों से निकलती है
वो नदी जो राजस्थान में मेवाड़ का या मालपुरा करौली का मैदान बनाती है। फिर उसकी कुछ सहायक नदियों के नाम दिए थे कि इसकी सहायक नदियों के नाम ये हैं। जैसे कई बार कोई क्विज अपने से पूछी जाती है ना, कुछ कोई पूछता है तो अपन कहते हैं एक हिंट और बताना, तो दूसरा बताता है, दूसरा भी समझ में नहीं आए तो अपन कहते हैं एक हिंट और दे दे। तो उन्होंने एक नहीं 3 हिंट दिए थे पिछली बार कि ये जो 3 पॉइंट है, इन 3 पॉइंट से रिलेवेंट कौन सी नदी है। तो इसका मीनिंग जिसकी नदियां पड़ी हुई हो तो शायद ही कोई मूर्ख व्यक्ति हो 3 पॉइंट से भी अगर वो नदी नहीं कर पाए तो इसमें एक खमनोर वाला पिछली बार रेफरेंस देके पूछा हुआ है कि राजस्थान की खमनोर से उद्गमित नदी कौन सी है, बनास। तो हो सकता है कि नदियों में ऐसे ही जैसे ओरिजिन पॉइंट दिए जाते हैं वैसे डिस्चार्ज पॉइंट भी दे दिए जाएं कि राजस्थान की वो नदी जो रामेश्वरम में मिलती है। तो रामेश्वरम में चंबल से मिलने वाली 2 नदियां होती है जिसमें एक एक बनास भी है और एक सेप रिवर भी है। तो इसका जो संगम है वो संगम है चंबल में। चंबल में स्थान कौन सा है, रामेश्वरम घाट। रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर। तो ये सवाई माधोपुर और राजसमंद का जितना भी सफर है इस नदी का पूरा राजस्थान के अंदर ही है। इसका मीनिंग राजस्थान के बाहर नहीं जाती है नदी और अपने उद्गम से और संगम के बीच में बहती है। तो उस दौरान इसकी जो लंबाई है वो टोटल 512 किलोमीटर और पुराने रिकॉर्ड में या जो ओल्ड डेटाज में मानी जाती है वो मानी जाती है 480 किलोमीटर। तो पुराने कोई क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करो और वहाँ 480 लिखा हुआ तो वो उस दौरान के लिए ठीक है। लेकिन अब ये अगर दोनों ही आते हैं तब आंसर क्या रहेगा, 512। और ये बाई चांस नहीं आए तो आंसर फिर वही पुराने वाला मानेंगे अपन 480 किलोमीटर। तो याद दोनों ही करने हैं लेकिन दोनों में प्रायोरिटी देनी है जो ज़्यादा लंबा है यानी जो प्रेजेंट डेटा है उसको। अब इस लंबाई के लिए नदी कौन कौन से जिलों से बहती है, तो इस नदी के जो पुराने मैप थे उन पुराने मैप में तो इस नदी को बता रखा था कि राजस्थान के जिन जिलों को कवर करती है वो राजस्थान के मेवाड़ वाले जिले, मेवाड़ यानी राजसमंद, उसके बाद में आगे चित्तौड़। तो चित्तौड़ से पहले अभी एक आंशिक भाग इसमें उदयपुर भी मानने लग गए। सैटेलाइट सर्वे उसके बाद इसमें उदयपुर एड हो गया। इसका मीनिंग बुक्स वाले तो ऐड नहीं करते लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट की जो साइट है उस साइट में इसको उदयपुर को ऐड कर लिया गया। तो अब इसका मीनिंग है इसमें ये अपडेट हो गया पोर्शन, राजसमंद, उदयपुर, आगे नदी जाएगी चित्तौड़, चंबल जाती है वो जो दूसरा सीमा के ऊपर टूटा हुआ चित्तौड़ है एक राजस्थान में, डिसमेंटल चित्तौड़, वो उस वाले चित्तौड़ रावत बाठा या भैंसरोडगढ़ वाले चित्तौड़ से एंट्री करती है। जबकि जिस चित्तौड़ में राजस्थान का चित्तौड़गढ़ का फोर्ट बना हुआ है, किला बना हुआ है, उस वाले चित्तौड़ से निकलती है ये वाली बनास। हालांकि चित्तौड़ फोर्ट के पास से बहने वाली नदी है बेडच, बेडच और उसके पास में मिलने वाली एक नदी और है गंभीरी रिवर, उनके किनारे चित्तौड़ फोर्ट। तो ये उस चित्तौड़ से जहाँ चित्तौड़ फोर्ट है उसके बाद में भीलवाड़ा। तो ये सफर होता है नीचे वाला, ये तो होता है इसका मेवाड़ के मैदान में, क्योंकि जिन जिलों में बहती है ये ऐतिहासिक तौर पे क्या थे, मेवाड़, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़ और इसके ऊपर वाला भीलवाड़ा। मैक्सिमम एरिया इसका भीलवाड़ा में होता है नदी का, मैक्सिमम एरिया भीलवाड़ा। जैसे चंबल है वो चंबल ज़्यादा कवर करती है, मुख्यतः बूंदी वाले पोर्शन को अधिक कवर करती है। तो इसमें चंबल में जो जिले लिखे हुए थे ना उसमें बूंदी को अंडरलाइन कर देना। जैसे कल मैंने लूनी में करवाया था जालोर, माही में बताया था बांसवाड़ा, वैसे चंबल में रहता है बूंदी और बनास में रहता है भीलवाड़ा। आमने सामने वाले जिले हैं, इधर बनास है और सामने बूंदी की तरफ है वो चंबल। तो ये जो क्षेत्र मेवाड़ है इस कारण राजस्थान के मैदानी भागों में अपन बनास का जो मैदान है उसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। यहाँ नदियों में नहीं पढ़ा जाता, मैदान राजस्थान के पूर्वी मैदान में कवर करते हैं कि जब बनास नदी बहती है तो उसके नीचे वाला जो भाग बनता है उसको क्या बोलते हैं, मेवाड़ प्लेन या मेवाड़ का मैदान। और ये नदी जब आगे बहती है अजमेर का कोना लेते हुए, टोंक से होते हुए और लास्ट में कहाँ मिलती है, सवाई माधोपुर में, चंबल में मिलती है। तो आगे वाला इसका जो एरिया है जो ये चंबल नदी को कवर करेगी, तो इस मैदानी भाग को नाम दिया जाता है, टोंक में एक जगह आती है और सवाई माधोपुर के आगे एक जिला आता है उस नाम से। तो टोंक में आता है मालपुरा और सवाई माधोपुर में के आगे यहाँ जिला आता है करौली।
तो इसके आगे वाले मैदान को नाम क्या देंगे? मालपुरा करौली मैदान। तो मेवाड़ का तो लगभग सभी को ध्यान है कि राजस्थान के नीचे वाले जिले, जिसमें उदयपुर उससे अलग हुआ राजसमंद, सामने चित्तौड़ और चित्तौड़ के ऊपर वाला भीलवाड़ा, ये तो मेवाड़ होता है। तो बनास के मैदान को जब अपन पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, ये राजस्थान के जब 4 भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे अपन, डेजर्ट, अरावली, पूर्वी मैदान, तब पढ़ाया जाता है कि बनास के मैदान को स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग कितने भागों में? 2 भागों में। सदर्न प्लेन को नाम दिया जाता है मेवाड़ मैदान, और इसके नदन प्लेन को नाम दिया जाता है मालपुरा करौली मैदान, क्योंकि ये मालपुरा और करौली के बीच में बनता है। तो माल किस में होता है? एटीएम्स में होता है। एटीएम के ऊपर क्या लगाना है? एस। तो मालपुरा करौली वाला मैदान कहाँ है? अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, ये ध्यान रखना है। तो एक तो इसका विस्तार, ये मैदानी भागों से याद हो जाएगा बनास। बनास के जिले भले ही यहाँ याद मत करो, लेकिन वर्तमान यानी जो लास्ट में जो जिलों का फॉर्मेट था, अब तो नए जिले बन गए हैं, तो अब तो वापस से चीजें रिपीट होंगी, यानी गवर्नमेंट इन डेटाज को धीरे धीरे अपडेट करेगी, तब पता चलेगा। अभी तक तो सिर्फ जिलों का पता है, क्योंकि कुछ नदियां हैं वो कुछ जिलों के सिर्फ 1-2 गांव को क्रॉस करती थी। तो इसका मीनिंग है अपडेशन है वो तहसीलों से पता नहीं चलेगा, वो जब पूरा मैप अपडेट होगा और उसके बाद में अपने को पता चलेगा कि नदी का कैचमेंट एरिया कौन सा है। तो पुराने वाले जो जो पैटर्न था, अपन जो पहले लिखते थे, उसमें तो राजस्थान में सर्वाधिक जिलों से 3 नदियां मानते थे। पहले लोनी को भी 6 जिलों में मानते थे, बनास को भी 6 जिलों में, और चंबल को भी 6 जिलों में। लेकिन ये जो एक अपडेशन मैं बता रहा हूँ कि कुछ समय से एक अपडेट चल रहा है, इसमें बनास में जैसे ही उदयपुर आने लग गए, इसका मीनिंग बनास राजस्थान की 7 जिलों, सर्वाधिक जिलों से बहने वाली नदी मानी जाती है। अगर अब ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाए वर्तमान एग्जाम में, तो उसमें आपको बनास को लेना है कि राजस्थान की वो नदी जो सर्वाधिक जिलों को, तो इसमें जिलों की काउंटिंग अपने को पता है कि सर्वाधिक है, तो इसके जो कैचमेंट एरिया लिखा हुआ है उसके आगे लिख दो सर्वाधिक जिलों से बहने वाली नदी। द रिवर ऑफ राजस्थान स्टेट विच इज कवर्ड मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स, राजस्थान में सर्वाधिक जिलों से बहने वाली नदी। तो आंसर क्या रहेगा? बनास। राजस्थान में कौन सी नदी है जो खमनौर की पहाड़ी और रामेश्वरम घाट से संबंध रखती है? तो खमनौर था उसका ओरिजिन पॉइंट है, रामेश्वरम घाट उसका डिस्चार्ज पॉइंट या कॉन्फ्लुएंस या संगम बिंदु। इस नदी की टोटल लंबाई 512, पुराना डेटा 480। जब ये दक्षिण में राजसमंद से निकलती है तो वो एरिया कौन सा है? मेवाड़। तो इसके दक्षिणी मैदान को मेवाड़ का मैदान और उत्तरी मैदान को मालपुरा। माल किस में? एटीएम्स में, एटीएम और ऊपर एस, तो अजमेर, टोंक एंड सवाई माधोपुर, ये मालपुरा करौली मैदान। और मेवाड़ वाले में जिले आएंगे उदयपुर, उसके ऊपर वाला राजसमंद, फिर चित्तौड़ और उसके ऊपर वाला भीलवाड़ा, ये डिस्ट्रिक्ट इसमें। अब कैचमेंट एरिया के बाद में, यानी कैचमेंट एरिया इन 2 शब्दों से याद रखना, मेवाड़ मैदान और मालपुरा करौली का मैदान। अब इस क्षेत्र में बहते टाइम इसमें कुछ नदियां मिलती हैं, वो हैं इसकी सहायक नदियां। इसके सहायक नदियां कुछ इस प्रकार की हैं कि एक बच्चा अपने किचन में एक आम रख के गया था, जैसे स्कूल से आया तो उसने उस आम को दूर से खाते हुए देखा अपनी मासी को, और बच्चे ने गुस्से में आके, बच्चा भगवान तुल्य होता है, कुछ भी कह सकता है, और उसने भी ऐसा कुछ कहा जो सुनने लायक तो नहीं है लेकिन सुनना पड़ेगा, कि काली डाकण मासी। अब मासी ने बच्चे को देखते ही आम को फेंक दिया, तो घर में कुछ जीव थे, उन जीवों ने उस आम को निपटाया। तो बच्चे ने सबका नाम बताया कि काली डाकण मासी, मैना, मोर, बांडी, यानी ज्यादातर मैं से ही हैं शब्द। और फिर लास्ट में किसने खाया? बांडी। राजस्थान में बांडी सबसे फेमस है लूणी वाली, वो बांडी अलग है, वो पाली वाली है। और इस बांडी की जो हम बात कर रहे हैं, ये अजमेर की बांडी है, जिसपे राजस्थान में अजमेर की फेमस झील आना सागर बनी हुई, या आना सागर वाली बांडी। या आगे झीलों में बात होगी अपनी इसमें। जो केमिकल रिवर है उसके बारे में बात हो चुकी है, फेमस ज्यादा वो है लूणी वाली। यहाँ नामों में ही फर्क नहीं है, एक तो जो अपन पहले पढ़ चुके ना खारी,
बाकी नदियों में नाम में थोड़े बहुत फर्क मिलेंगे आपको। जैसे कोई गंभीर है तो दूसरी गंभीरी है, एक कांतली है तो दूसरी काकनी है, एक रूपा रेल थी तो दूसरी रूपनगढ़ थी, लेकिन यहाँ नाम सेम है, बांडी यह है और उधर भी क्या थी, बांडी। तो काली से यहाँ एक नदी आती है और इस नदी को काली सिल। राजस्थान में आपने कल्चर में एक नाम पढ़ा होगा, कैला देवी। वो कैला देवी मंदिर के पास पहाड़ों के पास से बहने वाली नदी कौन सी है, काली सिल। और नाम ऐसा है कि एग्जाम में कई बार अपने को मजबूर कर देगा कि इसको काट के हम ठीक करें, कि कोई बात नहीं, इनसे गलती हो गई, अपन ठीक कर लेते हैं, काली सिंध। अगर काली सिंध कर दिया तो गलती से आप कहाँ पहुंच जाओगे, चंबल। तो इसका मीनिंग राजस्थान में काली सिंध अपने आप में एक अलग नदी है, पार्ट ऑफ चंबल। और काली सिल एक नदी है, किसका पार्ट है, बनास। तो एक काली सिल। तो बच्चे ने गुस्से में आके सबका नाम लिया, गुस्से में क्या कहा कि काली डाकण मासी मैना मोर बांडी आम को खा गई, आम को खा गई। तो काली तो काली सिल, डा से है डाई रिवर। डाई अपन गेम खेलते हैं तो कहते हैं ना कि तुम्हारी डाई आ गई, पारी आ गई। तो आप लोगों की भी पारी आ गई है एग्जाम देने की, ये किसने बताया आपको, आरपीसी कहाँ है, डाई अजमेर से ही आती है। आप में एग्जाम देने की डाई कहाँ से आई है, तो बनास में भी डाई अजमेर से ही आती है। ये मासी है, इसको बोलते हैं आधा नया लगा के मानसी रिवर। एक पूरा नया है मानसी वाकल, वो कल साबरमती में पढ़ी थी अपन ने। दो जल सुरंगें बताई थी, एक तो सही और एक मानसी वाकल, जो सहायक नदियां हैं साबरमती की। तो राजस्थान में वाटर टनल केवल साबरमती की सहायक नदियों पे ही बना हुआ है, पर वन पे काम चल रहा है जो चंबल में आती। तो ये मासी रिवर या मानसी रिवर। एक मैना से भीलवाड़ा में वाटरफॉल जलप्रपात भी बनता है इसी नाम से, मैनाल। और ये नदी भी है मैनाल। और एक मोर से मोरेल। कल अपन माही में बात कर रहे थे रेन की, और आज मोरेन की जगह क्या आएगी, मोरेल। जयपुर से निकलने वाली जो बनास में जाके मिलेगी, सवाई माधोपुर। बांडी कौन से वाली है ये, अजमेर। कल पढ़ाई थी वो थी पाली वाली, क्योंकि लूनी में जितनी भी सहायक नदियां हैं लगभग 3 को छोड़कर बाकी सब कहाँ से निकलती हैं, पाली। एक तो नागौर से जोजड़ी, एक सिरोही से खारी, एक जालोर से सागी। बाकी सब कहाँ से थी, पाली से थी। तो पाली अपने को याद ही नहीं करना था, अपने को याद ही नागौर सिरोही जालोर करना था। तो नागौर वाली तो अपवाद थी, जोजड़ी। सिरोही की खारी थी, जालोर की सागी थी। तो ये बांडी अजमेर की। आम में आ से याद रखना है आयड़ नदी। आयड़ जो उदयपुर में उदय सागर झील बनने के बाद में, यानी वो झील बनाने के बाद में आगे किस नाम से बहती है, बेड़च। ये अपना नाम चेंज करती है, को से कोठारी, खा से खारी। और आजकल टोंक में गैस एक नया डैम यानी बना हुआ पहले से ही है, लेकिन उसको बिसलपुर से कनेक्ट किया जाएगा। आप लोगों ने इस साइड में जो चित्तौड़गढ़ में काली सिंध, उस पर एक डैम बन रहा है, वो डैम बन रहा है नवनेरा डैम। नवनेरा को बूंदी का एक डैम है, उससे कनेक्ट किया जाएगा चाकण। फिर बूंदी के डैम को टोंक के एक डैम है, उससे कनेक्ट किया जाएगा गलवा डैम। गलवा को कनेक्ट किया जाएगा बिसलपुर से। तो राजस्थान में जो ईआरसीपी बन रही है, चंबल में इस साइड में राइट साइड से एक लंबी नदी बता रहा था मैं आपको, काली सिंध। काली सिंध कोटा में जहां मिलती है उस जगह को अपने बुक्स में तो ज्योग्राफी में तो पहले लिखते थे नानेरा। तो नानेरा तो वो होता है जो नानी के जाते हैं, वो नानेरा होता है। तो सही नाम क्या है, नवनेरा। तो यहाँ इस पे नवनेरा में मिलती है, और नवनेरा में इस पे डैम बनता है, नवनेरा डैम। और इसमें चंबल की सहायक नदियों में एक नदी और आती है, चाकण, जो इसमें बूंदी की तरफ आगे जाके मिलती है। तो उस चाकण नदी पे एक डैम बनता है, चाकण। तो इस नवनेरा को और इसको कनेक्ट किया जाएगा चंबल से होते हुए। फिर इसका जो चाकण जो बूंदी में बना हुआ है, बूंदी के ऊपर की तरफ आता है टोंक। तो टोंक में एक जो डैम है वो है गलवा डैम। ये गलवा नदी पे है यहाँ। और फिर ये बनास का जो प्रमुख डैम टोंक में है, बिसलपुर डैम।
और बिसलपुर का पानी बनास का ही आगे एक डैम और आता है जिसका नाम है इसरदा डैम, सवाई माधोपुर। और इसरदा डैम जो बनास वाला है, यहाँ जयपुर से एक भरतपुर की ओर नदी चलती है जिसका नाम क्या है, बाणगंगा। बाणगंगा नदी के ऊपर यहाँ जयपुर में जो डैम है उसका नाम क्या है, रामगढ़। और अभी यह घोषणा हुई है कि इनको इसरदा को और बाणगंगा वाले डैम को, यानी ये जो रामगढ़ जो बांध बना हुआ है इसको इसरदा बांध से भरा जाएगा। तो इस कनेक्टिविटी की अब घोषणा हुई है। और इस साइड में चंबल बह रही है, चंबल के ऊपर इस साइड में कौन सी नदी चल रही है, गंभीर। गंभीर है ना। और बाणगंगा का जो दूसरा बांध अजान डैम, अजान बांध में जब पानी की कमी होती है तो उसको वाटर सप्लाई इस पांचना डैम से जाती है। तो पांचना कहाँ बना हुआ है, करौली में। लास्ट में जब राजस्थान में ये ईआरसीपी बनाई जाएगी तो ईआरसीपी में राजस्थान के 26 बांधों को जोड़ा जाएगा। और उन 26 बांधों की जो कनेक्टिविटी होगी, जुड़ाव जो होगा, उसको नाम दिया जाएगा ईआरसीपी, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। तो यही है राजस्थान का ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जिसमें कई डैमों को जोड़ा जाएगा। तो ये वो नदी है टोंक वाली गलवा। और ये जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले चंबल के अंदर लास्ट टाइम बताया था ना, बार बार चाकू मारा, तो चाकू में चा से क्या थी, चाकण। तो ये गलवा तो है बनास की सहायक नदी, और ये चाकण किसकी सहायक नदी, चंबल की सहायक नदी। क्या चीज वापस, कई के लिए मैं मना नहीं करता हूं। कैसे कौन सा है, गलवा। तो ये नाम याद रखना इसके अंदर। तो बच्चे ने जो स्टेटमेंट दिया वो काली डाकण, उसके बाद में 4 नाम यूज किया उसने, मासी, मैना, मोर। 3 तो मैं से और 1 बैस से। तो काली डाकण मासी, मैना, मोर, बांडी आम को खा गई। इसमें नदियों में एक नाम नहीं लिखा हुआ, गलवा नहीं लिखा हुआ, गलवा ऐड कर देना आप। तो इसमें डाई रिवर। मासी में आधा न आता है, हिंदी में तो अपन फर्क समझ जाएंगे, इंग्लिश में नहीं समझ पाएंगे। और इंग्लिश वाले शब्द है उसके अकॉर्डिंग आंसर होता है। तो इसका मीनिंग मानसी जो रिवर है उसे पता नहीं लग पाएगा, उसके साथ ग्रुप में क्या है उससे पता लगेगा। तो मानसी के साथ अगर मानसी, वाकल, हतमती, वेत्रक नदी ये है तो पार्ट ऑफ साबरमती। और मानसी के साथ मानसी, कालीसिल, गलवा ये नदियां हैं तो बनास। यानी 5 जो मुख्य नदियां हैं उनकी सहायक नदियां रट के रखो आप। अब इसमें जैसा कि ये बनास रिवर है, ये चंबल में जाती है। अब इस बनास के राइट साइड से दक्षिण की ओर से आने वाली, उदयपुर की ओर से आने वाली मुख्य नदी कौन सी है, बेडच। और यहीं राजसमंद के ऊपर जो कुछ नदियां हैं उसमें निकलकर और यहाँ टोंक में जाके मिलने वाली इसमें नदी है खारी। तो कहा जाता है कि बनास की जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो खारी है। ये तीसरी खारी आ गई अपनी। एक सांबर में आई थी अंतःप्रभा, और एक कल अपन ने लूणी में पढ़ी थी यानी अरब सागर में। तो राजस्थान में खारी किस अपवाह तंत्र का पार्ट है, या तो एक ऐसा ऑप्शन हो कि उपरोक्त सभी का है, या एक ऐसा ऑप्शन हो कि अनिश्चित है। जब तक ओरिजिन या डिस्चार्ज पॉइंट नहीं बताए एग्जामिनर तब तक अनिश्चित है, हमें नहीं पता कौन सा है। अपने को जैसे ही बता देगा कि राजसमंद के बिजराल पहाड़ियों से निकलने वाली खाड़ी किसका पार्ट है, तो हम बना देंगे बंगाल की खाड़ी का पार्ट है। बंगाली की खाड़ी यानी बनास का पार्ट। तो ये जो खारी नदी है, खारी इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ बनास, एंड बेडच इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ बनास फ्रॉम राइट साइड। तो राइट वाली कंडीशन में चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी थी, बनास। और चंबल में दाईं ओर से काली सिंध। वैसे ही इसमें दाईं ओर से कौन सी है, बेडच। और सभी नदियों में इसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन है, खारी। तो इसकी भी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी वो किस ओर है, लेफ्ट ओर है।
तो इसमें राजसमंद में 3 पहाड़ियां इस तरीके से हैं सीक्वेंस वाइज। राजसमंद के नीचे की ओर कौन सा जिला है? उदयपुर। तो उदयपुर में पहाड़ियों का नाम है गोगुंदा, गोगुंदा हिल्स। इसके ऊपर ये वाली जो पहाड़ियां ये हैं खमनोर हिल्स। खमनोर के ऊपर भी युद्ध भूमि रही है दिवेर, दिवेर का बैटल। और जो युद्ध होते हैं जैसे दिवेर खमनोर, तो यहाँ जो तलवारें चली हैं वो कैसे चली हैं? जैसे बिजली चमकती है, बिजली की तरह। तो ये बिजली की तरह याद रखना, बिजरार। ये 3 जो पहाड़ियां हैं ये तो हैं अपने राजसमंद वाले पार्ट का। और ये राजसमंद के जस्ट नीचे कौन सा डिस्ट्रिक्ट? उदयपुर। जो मुख्य नदी है वो निकलती है यहाँ से। ये किसमें मिलती है अपनी मुख्य नदी? चंबल वाले पार्ट। ये नदी बनास गुजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली, अभी बताई थी मैं इसमें आपको, खारी नदी, जो इसकी सबसे लंबी सहायक नदी। ये राइट साइड से गोगुंदा से आने वाली कौन सी है? आयड। जो कुछ दूर बहने के बाद में एक झील बनाती है उदय सागर। उदयपुर में कौन सी झील है? उदय सागर, जो राणा प्रताप के पिताजी ने बनाई थी ना, उदय सिंह जी ने। और इस जैसे उदय सागर को ये क्रॉस करेगी तो किस नाम से हो जाएगी फिर? बेडच। फिर आगे अपन बेडच जो पढ़ेंगे, उस बेडच में एक नदी मिलती हुई दिखाई देती है अपने को, जिस नदी का नाम है गंभीरी। और बेडच और गंभीरी के किनारे, ये बेडच में दिखाई देगा ये डायग्राम, जो ये बेडच वाला बना रहा हूं ना मैं। और इनके किनारे बना हुआ राजस्थान का सबसे बड़ा फोर्ट, राजस्थान का सबसे बड़ा किला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ फोर्ट। तो बेडच की सहायक नदी कौन सी है यहाँ? गंभीरी। और आगे जाके नदी बनास के जिस पॉइंट पे मिल रही है, वहां बनास की एक सहायक नदी है भीलवाड़ा से निकलने वाली मैनाल। ये लोकल नदी है। जैसा चंबल में अपने दिखाया था ना चित्तौड़ से चित्तौड़ ब्राह्मणी, वैसा इसमें भीलवाड़ा से भीलवाड़ा मैनाल। ये भीलवाड़ा से निकलती है और भीलवाड़ा में इस पॉइंट पे मिलती है जहां 3 नदियों का संगम एक साथ है, बनास, बेडच और मैनाल। ये बनास का पहला त्रिवेणी है जिसको कहते हैं बिगोद त्रिवेणी भीलवाड़ा, बिगोद त्रिवेणी भीलवाड़ा। बनास के ऊपर ये जो 2 नदियां हैं राजसमंद से निकलने वाली, इनके नाम होते हैं कै और खै। तो खै वाली तो आ गई खारी, कै वाली आती है कोठारी। तो बनास में मिलने वाली 2 नदियां कौन से हैं? कै और खै कंटिन्यूस, कै कोठारी और खै से खारी। उसमें खारी इसकी सबसे लंबी सहायक नदी और बेडच इसके दाईं ओर से सबसे लंबी सहायक नदी। कोठारी इंडिविजुअल यानी अकेली मिलती है, ये भी भीलवाड़ा में ही मिलती है। तो बनास में आपको ज्यादातर नदियां शुरुआत में कहाँ मिलती हुई दिखाई देंगी? भीलवाड़ा, क्योंकि भीलवाड़ा में ज्यादा एरिया कवर करती है बनास। तो इसका मीनिंग है कि बनास में एक दाईं ओर से आके मिलने वाली बेडच और एक वहीं भीलवाड़ा से मिलने वाली मैनाल। तो कितनी नदियां हो गई? एक तो खुद हो गई, 2 सहायक हो गई, तो कितनी हो गई? 3 त्रिवेणी। तो बनास का प्रथम त्रिवेणी कौन? बिगोद भीलवाड़ा, बिगोद भीलवाड़ा, बी त्रिवेणी, बिगोद भीलवाड़ा। उसके बाद में खारी जहां इसमें मिलती है, ये टोंक में एक जगह आती है राजमहल, और ये इस साइड में अजमेर से आने वाली कौन सी? डाई। तो फिर एक त्रिवेणी और बन गया, बनास और खारी डाई। डाई कैसी होती है? डाई जो सर में करते हैं ना कई बार, केमिकल वाली। तो खारी होती है, केमिकल होता है, चखना नहीं है उसको, पता ही है खारी डाई कैसी होगी, तो बोलना ही है खारी डाई। कैसे डाई? खारी डाई। तो खारी डाई कहाँ पे मिलती हैं? राजमहल टोंक। आप जयपुर से जाओगे टोंक की ओर तो राजमहल आएगा, राजमहल को क्रॉस करोगे वैसे ही बिसलपुर आएगा। यहां बिसलपुर बना हुआ है। बिसलपुर से बनास क्रॉस करेगी राजमहल त्रिवेणी को, जहां इसमें खारीडाई मिलेंगे। और यहां से पानी बढ़ने का मीनिंग है कि आगे इसरदा में पानी जाना।
तो इसीलिए कहा जाता है कि बिसलपुर बांध से, जैसे न्यूज़पेपर में अभी जैसे 15-20 दिन और अच्छी बारिश हो जाए तो फिर बिसलपुर बांध फुल भरेगा और फिर बाद में न्यूज़पेपर में आएगा कि कल बिसलपुर के गेट शायद खोले जा सकते हैं। तो जैसे ही पानी ओवरफ्लो होने वाला होगा तो इसके गेट डाउन कर दिए जाएंगे, पानी की चद्दर चलेगी, यानी बनास नदी आगे निकलेगी। और बनास के आगे निकलने का मीनिंग पानी किस में जाएगा आगे, सवाई माधोपुर इसरदा के अंदर। और इसरदा जब फुल भर जाएगा तो इसके आगे जाके फिर ये अपने संगम से मिलेगी रामेश्वरम। तो नदियों पे जैसे जैसे बड़े डैम बनाए जा रहे हैं तो नदियां अपना जो मुख्य मार्ग है, यानी जो इनका डिस्चार्ज पॉइंट, वहां तक जाना धीरे धीरे मुश्किल हो गया है नदियों के लिए, क्योंकि इनके ऊपर बड़े बड़े डैम प्रोजेक्ट बना दिए गए हैं। ऐसा एक बड़ा प्रोजेक्ट था नर्मदा नदी के ऊपर 29 बड़ी बांध परियोजनाएं, जिसका विरोध किया था महाराष्ट्र के मेगा पाटकर ने, जो कि एक प्रमुख पर्यावरणविद हैं, जिन्होंने 1985 के आसपास एक आंदोलन चलाया गया था नर्मदा बचाओ। तो इसी तरीके से नदियों के ऊपर अगर बड़े डैम बनते हैं तो आने वाले टाइम में धीरे धीरे इनका जो वाटर फ्लो है, जैसे बाणगंगा नदी की स्थिति हुई है ना, बी हेडेड रिवर, तो धीरे धीरे बी हेडेड रिवर नहीं बन जाए, इसके लिए पूर्वी राजस्थान में ईआरसीपी को लाया जा रहा है कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट होगी, तो उसमें सारी नदियों के जो डैम होंगे उनको सबको जोड़ दिया जाएगा। तो जिस नदी में फ्लड या बाढ़ आती है तो वहां वहां उन पॉइंट के ऊपर जिन पे बाढ़ हर साल आती है, तो उन उन पॉइंट के ऊपर डैम बना दिए जाएं, ताकि उस एरिया में तो बाढ़ नहीं आए, फ्लड नहीं आए, नुकसान नहीं हो। और जिन नदियों में पानी कम हो रहा है उनके अंदर वाटर सप्लाई हम कर पाए। तो उन 26 डैम की जो कनेक्टिविटी होगी, जो जुड़ाव होगा, उसको नाम क्या दिया जाएगा, ईआरसीपी, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। तो इन्होंने बताया कि ये जो डैम है ये इस सरदा डैम, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना। फिर इस सरदा को क्रॉस करके ये अपने त्रिवेणी संगम, जहां चंबल की एक सहायक नदी और आके मिलती है सिर्फ, तो एक तो ये मुख्य नदी खुद है बनास, फिर इसकी मुख्य नदी कौन है, चंबल। और चंबल के लिए दोनों सहायक नदियां हैं, चंबल की मुख्य सहायक नदी बनास और एक छोटी सहायक नदी, और ये त्रिवेणी संगम रामेश्वरम घाट। चंबल के लिए त्रिवेणी संगम, बनास के लिए संगम और त्रिवेणी दोनों ही है, यानी जहां 3 नदियों का संगम भी है और इसका खुद का संगम भी है। तो इसका मीनिंग अंतिम त्रिवेणी और अंतिम जो संगम है वो तो आपको ऑलरेडी याद है, क्योंकि वो हम चंबल में भी कवर कर लिया और बनास के अंदर भी आ चुका है। तो इसका मीनिंग याद आपको दो रखने हैं, एक तो बिगोद और एक राजमहल। लास्ट वाला कौन सा रहेगा, रामेश्वरम, यानी आर और आर वाले रामेश्वरम, राजमहल, और राजमहल से पहले बिगोद। बिगोद, राजमहल, और लास्ट में कौन सा है, रामेश्वरम घाट। इन तीनों के अंदर एक नदी जो आपको याद ही नहीं करनी, यानी जिसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं, बनास, ये तीनों में है। रामेश्वरम में इसको कौन मिलेगी, अपनी मुख्य नदी मिलेगी इसको चंबल, और चंबल को उसके सहायक नदी मिलेगी सीप। राजसमंद में सॉरी, राजमहल में इसको मिलेगी खारी डाई, कासी डाई, यहाँ मिलेगी इसको खारी डाई। और स्टार्टिंग में मिलेगी उदयपुर की ओर से आने वाली बेडच और भीलवाड़ा की लोकल नदी मेनाल। इसका मीनिंग हम बनास को देख के डिसाइड नहीं कर सकते कि त्रिवेणी कौन सा है। बनास को देख के तो यही डिसाइड होगा कि 3 त्रिवेणी है। बनास के साथ की जो नदियां दी जाएंगी उनसे पता लगेगा। तो कई बार हो सकता है नदियों के ग्रुप आपको दे दिया जाए, जैसे कि एक आधी बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा दिया गया कि जिसमें चारों त्रिवेणियों के नाम लिखे हुए थे, तो अपने को पता है कि जिसमें बनास त्रिवेणी शामिल नहीं होगा वो रहेगा माही वाला, यानी एक ऑप्शन यहाँ क्या लिखा हुआ था, बेणेश्वर। तो बेणेश्वर धाम कौन सी नदी की, माही। तो इसका मीनिंग जहां बनास त्रिवेणी नहीं आएगा वहां केवल एक ही बचेगा। तो कई बुक्स वाले राजस्थान में 5 भी लिखते हैं कि लेकिन राजस्थान में जो मेन जो त्रिवेणी वो कितने माने गए, 4 को ही त्रिवेणी माना गया। वैसे परफेक्ट देखा जाए तो एक भी त्रिवेणी नहीं है। जैसे मैंने आपको कल माही में बताया था कि माही में जो सोम मिलती है उस सोम में पहले जाखम मिलती है और फिर जाके सोम माही में मिलेगी, तो सोम और माही मिल रही है, लेकिन वो कनेक्टिविटी इतनी नजदीक है कि उसको त्रिवेणी बोल दिया गया। तो सभी नदियां ऐसी हैं, परफेक्ट त्रिवेणी कोई भी नहीं बनाती, लेकिन फिर भी राजस्थान में जो प्रमुख त्रिवेणी के रूप में दर्जे हैं वो कितनों को है, 4 को। तो ऐसे कई गाइड वाले 5 भी लिख देते हैं, कई 6 भी लिख देते हैं, लेकिन क्वेश्चन हमेशा इन 4 से ही आता है जो वास्तविक त्रिवेणी माने गए हैं। तो राजस्थान में जब तक बिगोद, राजमहल और रामेश्वरम है तब सब में कौन सी प्रेजेंट रहेगी,
बनास। लेकिन रामेश्वरम आते ही बनास को कौन मिलेगी? चंबल, और चंबल को उसकी सहायक नदी सीट। तो रामेश्वरम को देखते ही तो हम पहचान जाएंगे बनास के साथ कौन? चंबल और सीट। और जैसे ही राजमहल है तो राजमहल में खारी डाई, कैसी डाई? खारी डाई। बिगोद में मिलेगी बेड़च और मैनाल, यानी उदयपुर, उदयपुर के नजदीक है बिगोद, भीलवाड़ा के अंदर। इसका मीनिंग उसमें उदयपुर वाली नदी बेड़च और भीलवाड़ा की लोकल नदी मैनाल। अच्छा, आज काली मिर्च का असर था इसमें। हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या घेवर है? यहाँ से सीढ़ियों से फर्स्ट माले से उतरोगे तो बिल्कुल सीधा रीधी सीधी है, और बाएं हाथ को जाके सोडानी है। वैसे आपकी शायद राइट पॉकेट में, लेफ्ट में, या शायद पीछे वाले में खाली है, तो उन दुकानों पे घेवर है, देख के आ जाना। आप क्या सोचे, खिलाऊंगा? गलत सोचे हो। क्या कह रहे हो? ईश्वर करे आपका गला ठीक हो जाए, खिला दो। नहीं खिलाऊंगा। तो इसका मीनिंग जो कोठारी है वो कोठारी इंडिविजुअल मिलती है। तो अकेली मिलने वाली प्रमुख नदियों में इसमें कोठारी है, और बाकी जो नदियां हैं वो त्रिवेणी संगम नहीं बनाती। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो मोरेन है वो डूंगरपुर की नदी है, जबकि जो मोरेल है वो कहाँ से निकलती है? तो रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर। तो ये जयपुर से और जाके मिलती है सवाई माधोपुर। और एक करौली जो केला देवी मंदिर है, उस साइड से कौन सी नदी आती है? कालीसिल। कालीसिल का फ्लो इस साइड में होता है, क्योंकि अपने को पता है कि बनास तो नहीं जाएगी करौली। करौली सिर्फ एक इंडिकेशन पॉइंट होता है। जो अपन कहते हैं ना, टोंक इस साइड से लेके मालपुरा से लेके, मालपुरा भी नहीं जाती, टोंक के बाकी हिस्सों से बहती है, और ना करौली जाती है। तो इन दो पॉइंट को आगे और इस पॉइंट को लेके बोला जाता है कि ये मैदान मालपुरा करौली का मैदान है। तो मालपुरा करौली का मैदान वास्तव में ये मैदान ना तो मालपुरा में बनता है और ना ही करौली में बनता है, इनके बीच में बनता है मैदान। इस कारण ये इंडिकेशन पॉइंट के रूप में लिए गए हैं सिर्फ। मालपुरा करौली का मैदान बनास का नदन प्लेन उत्तरी मैदान बोला जाता है। तो करौली की ओर से इसमें एक नदी आके मिलती है जिसको कहते हैं कालीसील। तो कालीसील कौन सी? कैला देवी वाली, करौली वाली। तो करौली में नहीं जाती, तो इसका मीनिंग जो कालीसील नदी है उसको ही कहाँ आना पड़ेगा? सवाई माधोपुर। तो सवाई माधोपुर की, और इसमें प्रमुख जो नदियां हैं, एक तो जयपुर से मोरेल और एक करौली से कालीसील। बाकी जो नदियां हैं वो त्रिवेणी के रूप में पूछा, इसमें मोस्टली त्रिवेणी को ही जाता है। तो इसमें डायग्राम बना हुआ होगा शायद। हिंदी वाले में ही है क्या? बना हुआ तो है, इसमें सिर्फ एक दो नदियां हैं, उनको इंडिकेट कर दो। एक तो ये इंडिकेट कर देना मोरेल, मोरेल जयपुर सवाई माधोपुर। एक सवाई माधोपुर में इस साइड से भी कनेक्ट कर देना, कालीसिल।
हाँ जी, कंप्लीट हो गया यहाँ तक। हाँ जी, कंप्लीट हो गया। तो इसमें सहायक नदियों के नाम याद रखिएगा और त्रिवेणियों के नाम याद रखिए। फिर इस नदी की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं, तो विशेषताओं में एक तो आते हैं इसके उपनाम या अदर नेम। तो उपनाम इस नदी के नाम में ही दिखाई देता है। वैसे तो नदी का नाम क्या है? बनास, वनास, वन की आशा, या इसको वनों की आशा। तो राजस्थान में कौन सी नदी है जिसको वन की आशा या वनों की आशा कहा जाता है? होप ऑफ द फॉरेस्ट। तो होप ऑफ द फॉरेस्ट, वनों की आशा, क्योंकि इसके एरिया में फॉरेस्ट्री एरिया अधिक है। राजसमंद और उदयपुर, उदयपुर राजस्थान में सर्वाधिक वनों वाला जिला माना जाता है। तो इसके एरिया में फॉरेस्ट्री एरिया अधिक होने, चित्तौड़ भी अधिक था, लेकिन चित्तौड़ का वो हिस्सा जो प्रतापगढ़ के रूप में था, लेकिन अब वो उससे अलग होकर एक नया जिला बन गया। तो इसके एरिया में वन अधिक होने के कारण इस नदी को कहते थे वनों की आशा, होप ऑफ द फॉरेस्ट। तो ये वनों की आशा से धीरे धीरे इसको क्या नाम दे दिया गया? भौगोलिक नाम इसको दे दिया गया बनास। तो बनास बोलेंगे, उसमें नाम आज भी झलकेगा, बनास यानी वनास, तो वनों की आशा। इसी को इस शॉर्ट में एक वर्णाशा भी लिख देते हैं, मीनिंग वही है, होप ऑफ द फॉरेस्ट, इसका मीनिंग भी वही निकलता है। और इसको ऋषि वशिष्ठ के कारण वशिष्ठ रिवर भी कहा जाता है ऋषि वशिष्ठ ने इस नदी के किनारे तपस्या की थी, इसका नाम वशिष्ठ। जितने भी नाम है वो सारे इसके वैसे हैं, वनों की आशा, वर्णाशा या वशिष्ठ रिवर। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये वनों की आशा और वशिष्ठ रिवर, ये तो नहीं दिया जाता इसमें। आज तक हालांकि पूछा यही गया क्वेश्चन के रूप में। वनों की आशा राजस्थान की किस नदी को कहते हैं? तो उसके नाम से ही पता लग जाएगा, बनास। उपनाम के बाद में उस पर बात होती है त्रिवेणी की। तो त्रिवेणी तीनों आपको पता है, सीक्वेंस वाइज त्रिवेणी। पहला त्रिवेणी कौन सा है? बेगोद, भीलवाड़ा। दूसरा राजमहल, टोंक। तीसरा रामेश्वरम घाट, सवाई माधोपुर। रामेश्वरम में बनास के साथ चंबल और उसके सहायक नदी, चंबल की सहायक नदी से। राजमहल में खारेडाई और स्टार्टिंग में बेड़च और मैनाल। इसका मीनिंग सहायक नदियां देते ही अपन बता देंगे, बनास को देख के नहीं बता पाएंगे। राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी बनाने वाली नदी बनास, 3 त्रिवेणी में प्रेजेंट रहती है। और ये जिसमें नहीं रहेगी वो रहेगा माही वाला, माही, सोम, जाखम, बेणेश्वर धाम, नवा टापरा, डूंगरपुर। त्रिवेणी के बाद में इस नदी को एक टैग दिया जाता है कि बनास इज द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर ऑफ राजस्थान। राजस्थान की यह सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। तो सर्वाधिक प्रदूषित नदी 2017 में जो रिवर्स की रिपोर्ट आई थी उसके अंदर इसको घोषित कर दिया गया। हालांकि इतनी प्रदूषित व्यक्तिगत तौर पे अगर हम देखें तो अपने को तो नहीं लगती, यानी इंडिविजुअली अपने जिस एरिया से टोंक वालों के आसपास से बहती है तो वो तो ये कहेंगे सर हम तो पीते हैं, हमारे तो गाँव के बिल्कुल नजदीक से, तो अपने को इतनी प्रदूषित नहीं लगती। लेकिन जिन इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास बहती है वहां इसमें जो प्रदूषण के मापक जो इन्होंने मापे हैं उसमें ये अन्य नदियों की तुलना में शायद अधिक पोल्यूटेड निकली है, तब इसको पोल्यूटेड रिवर का टैग दे दिया गया। अदरवाइज पहले बोलते थे बांडी और लूनी को, पश्चिमी राजस्थान वाली नदियों को ज्यादा प्रदूषित मानते थे। लेकिन 2017 के बाद में और उसके बाद भी कोई नई रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। तो अभी तक जो लास्ट रिपोर्ट 2017 थी उसमें पोल्यूटेड रिवर का दर्जा या टैग किसको मिला हुआ है?
बनास को तो घोषित अगर किया हुआ है तो अपने को इसी को ही मानना है। और क्वेश्चन अगर ये दे दिया गया है कि पश्चिमी राजस्थान की नदियों के प्रदूषण का मुख्य कारण, तो पश्चिमी राजस्थान में मुख्य कारण अपन क्या मानते हैं? रंगाई और छपाई उद्योग। और इस नदी में एक तो बड़ा कारण है, इसमें ग्रेवल अधिक होती है, बजरी अधिक होती है, क्योंकि राजस्थान में इस नदी का कैचमेंट एरिया बहुत ज्यादा है। तो आप चाहे राजस्थान के किसी भी जिले में जाओ, आप जैसे भवन निर्माण करवा रहे हो, तो इसका मीनिंग आप ग्रेवल या बजरी लेकर आते हो। तो बजरी वालों के पास आप जाओगे तो एक ऑप्शन वो लगभग सभी जिलों में किसका रखते हैं कि बनास वाली है, बनास वाली बजरी है। और एक आधी बजरी आपके गांव के पास में कोई नदी बहती है तो एक ऑप्शन कहेंगे ये अपने वाले गांव वाली नदी की है। तो बनास की ग्रेवल पूरे राजस्थान में डिमांडिंग में रहती है, तो इस कारण से ग्रेवल अधिक निकाली जाती है। तो कारण एक तो ग्रेवल है पोल्यूशन का, यानी नदी के अंदर जहां लोग ज्यादा उतरेंगे, जहां बार बार मशीनरी को डाला जाएगा, तो इसका मीनिंग तय है ज्यादा लोगों के कारण इसका पानी पोल्यूटेड होगा। और एक भीलवाड़ा राजस्थान का आपको पता है टेक्सटाइल सिटी है, वस्त्र नगरी, तो जहाँ कपड़े बनेंगे वहां उन कपड़ों के ऊपर रंगाई छपाई भी होती है। तो इसका मीनिंग तय है कि टेक्सटाइल सिटी के कारण भीलवाड़ा नजदीक होने के कारण इसका पानी कहीं ना कहीं उस कारण प्रदूषित है। तो एक सीमित एरिया में ये पोल्यूटेड है, मुख्यतः भीलवाड़ा के आसपास। तो ये जो शायद प्रदूषण के मापक है उस क्षेत्र में इसके मापे गए हैं। तो यहाँ राजस्थान की, ये पश्चिमी राजस्थान की नदियों से भी ज्यादा पोल्यूटेड है। अदरवाइज पहले पोल्यूशन टैग में लगती थी बांडी और लूनी, मोस्ट पोल्यूटेड रिवर थी राजस्थान की, तो उनका टैग छीन के किसने लगा लिया अपने ऊपर? बनास। तो बनास इज द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर ऑफ राजस्थान स्टेट, राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित नदी। जैसे इंडिया में कहते हैं ना दामोदर को, दामोदर और यमुना, दामोदर कोयला निर्यात के कारण, इंडिया की जिसको राइन भी कहते हैं, और इंडिया के लिए जिसको कोल रिवर या कोयला नदी भी कहते हैं। जैसे विश्व में ऐसा टैग किसको है? राइन को। फिर बनास केवल या पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी। ये केवल या पूर्णतः नहीं लगा रहता, राजस्थान में अगर आ जाता तो भी वही आंसर होता। और एक राजस्थान की सबसे लंबी नदी, तो चंबल में बताया था कि चंबल इज द लॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान, ऑफ राजस्थान, नॉट इन राजस्थान। तो इन राजस्थान आते ही आंसर क्या रहता है? बनास। तो बनास राजस्थान की सबसे, राजस्थान में सबसे लंबी नदी है, में वाले सेंस में। इसके बाद में इसके जो डैम प्रोजेक्ट या बांध परियोजना है, तो बांध परियोजनाओं के अंदर बनास नदी जैसे राजसमंद खमनोर पहाड़ियों से निकलती है। खमनोर के बाद में जो फेमस डैम एग्जाम में पूछे जाते हैं वो तो आपको ध्यान है इस पे, कौन से? एक तो बिसलपुर है, और एक लास्ट वाला सवाई माधोपुर वाला इसरदा है। तो अपने को पता है कि सवाई माधोपुर इसरदा में लास्ट में पहुंचती है, उससे पहले टोंक में रहती है। और इससे पहले अगर आप आओगे तो चित्तौड़ में आपने आर्ट एंड कल्चर में एक जगह पढ़ी होगी, मातृ कुंडिया, वो इसी नदी के ऊपर ही बना हुआ है। धार्मिक स्थान है ना, राजस्थान का हरिद्वार कहते हो क्या? राजस्थान में मातृ कुंडिया ऐसा डैम है जिसके ऊपर 52 गेट बने हुए हैं, 52 गेट हैं। राजस्थान में सर्वाधिक गेट वाला डैम यही है। जैसे बांधों के आगे पानी को निकालने के लिए गेट बने होते हैं ना, बांध के अंदर एक्सिस वाटर हो जाता है तो उसके गेट ओपन होते हैं। तो राजस्थान के ऊपर इसके ऊपर बने हुए हैं 52 गेट, 52 गेट। राजस्थान में सर्वाधिक गेट वाला बांध यही है, मातृकुंडिया बांध। और इससे पहले जब नदी राजसमंद में रहती है तो राजसमंद की जीवन रेखा एक डैम को कहा जाता है नंद समंद को, जिसको झीलों में भी इंडिकेट कर देते हैं। तो कुछ डैम या बांध परियोजनाएं ऐसे होती हैं जिनको झील भी बोल देते हैं। जैसे उदयपुर में जो फतेह सागर है उसको पहले बोलते थे अपन ड्यूक ऑफ कन्नौट डैम। बूंदी के अंदर एक झील है कनक सागर जिसको बोलते थे दुगारी डैम। तो इसी तरीके से नंद समंद है, इसको झील के रूप में भी इंडिकेट कर देते हैं। वैसे डैम है, ये प्रोजेक्ट है राजसमंद के लिए, नंद समंद। तो नंद समंद ये राजसमंद में, राजसमंद से निकलकर जब ये चित्तौड़ में जाती है, मातृकुंडिया चित्तौड़ से फिर ये टोंक, बिसलपुर और लास्ट सवाई माधोपुर इसरदा।
तो इन बांधों के सीक्वेंस है, तो इसमें 2 बांध और इंडिकेट कर देना। हालांकि पूछे नहीं जाते इन 2 को, लेकिन जब इनको सीक्वेंस पूछना होगा तब हो सकता है ऐसा टफ क्वेश्चन निकाल लें। तो 3 ही नदियां हैं जिसमें डैम सीक्वेंस आपको याद रखने हैं। माही में माही, कागदी, कडाना एंड कडाना। लास्ट वाले कडाना से पीछे वाला कडाना बैक वाटर। चंबल वाले हैं तीनों व्यक्तियों के नाम पहले और लास्ट में कोटा बैराज। व्यक्ति कौन? गांधी, राणा, जवाहर और लास्ट में कोटा बैराज। यहाँ पे नंद, मातरी कुंडिया, बिसलपुर और इशरदा। यह सीक्वेंस है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट रिवर है वो बेड़च। बेड़च करवा दी है मैंने आपको। अभी बताया था कि बेड़च है, उस बेड़च नदी का जो उद्गम है। अच्छा, बनास में बिसलपुर बांध की विशेषता रहेगी। तो एक बार बिसलपुर बांध की विशेषताएं ये देख लीजिए। बिसलपुर कहाँ पर है? बिसलपुर टोंक, जगह ही बिसलपुर ही है। ये राजा बिसल सिंह के द्वारा बनाया गया था और राजस्थान गवर्नमेंट ने इसका रिकंस्ट्रक्शन करवा के इसको पुनः तैयार करवाया था 1999 में। तो इसमें इसकी स्थापना है वो ये लेटेस्ट वाली पूछी जाती है, पुराने वाली नहीं पूछी जाती, ऐतिहासिक। तो इसमें जो बिसलपुर डैम लिखा हुआ उसके आगे लिख दो इस्टेब्लिश्ड इन 1999, स्थापना 1999। इसमें इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेटेस्ट है और राजस्थान की सबसे बड़ी ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना। और बिसलपुर लेटेस्ट डैम है 1999 में, यानी लगभग 20-25 साल पहले बना हुआ है। तो इसका मीनिंग है 25 साल पहले बना हुआ बांध है वो पूरा आरसीसी टेक्निक से बनाया गया है इसको। तो राजस्थान में कंक्रीट डैम सबसे बड़ा यही है, यानी जिसमें कंक्रीट का यूज सबसे ज्यादा हुआ है। तो राजस्थान का लार्जेस्ट कंक्रीट डैम, यानी ये शब्द अगर यूज होता है कंक्रीट डैम वाला। राजस्थान का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध कौन सा है? ये शब्द अगर यूज नहीं हो, द लार्जेस्ट डैम ऑफ राजस्थान राणा प्रताप सागर। द लार्जेस्ट डैम ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान का बड़ा बांध जवाई बांध। आदिवासी क्षेत्र में बड़ा बांध कल बताया था माही बजा सागर। और राजस्थान का बड़ा बांध राणा प्रताप। और राजस्थान का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध। तो इस सेंस में आंसर रहेगा ये। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, तो जितना बड़ा ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट बिसलपुर है उतना बड़ा राजस्थान में कोई भी नहीं है। ड्रिंकिंग वाटर में ये एक तो देता है टोंक को वाटर सप्लाई, अजमेर वाले पार्ट को, नागौर वाले पार्ट को। इसका मीनिंग है इसके ऊपर जो डैम बने हुए हैं उसमें पूरा लगभग अजमेर संभाग का एक जिला इसमें शामिल नहीं है, भीलवाड़ा। हालांकि भीलवाड़ा अभी उदयपुर संभाग के पास, लेकिन पुराने वाले फॉर्मेट में देखें तो एक तो कुबड़ पट्टी वाला एरिया, यानी जहां फ्लोराइड की समस्या अधिक है, नागौर, अजमेर, इस वाले एरिया में एक साथ में पानी किसको दिया जा रहा है? टोंक। जिस जिले में बना हुआ है उसमें केवल पेयजल आपूर्ति नहीं है, सिंचाई भी है। तो एकमात्र टोंक है जिसको सिंचाई का पानी भी सप्लाई। फिर एक बड़ा सिटी जिसको पानी पिला रहा है जयपुर। जयपुर का पूर्वी जिला दौसा और उसके नीचे एक जिला लास्ट में सवाई माधोपुर। तो बहुत बड़े एरिया के अंदर इसकी वाटर सप्लाई है। आप देखोगे कि ऐसे कुछ जिले जो बनास से जुड़े हुए नहीं है, टोंक, अजमेर, सवाई माधोपुर, ये तो बनास से रिलेवेंट है। बनास का उत्तरी मैदान करवाया था ना मैंने, एटीएम्स, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। तो नागौर से क्या बनास जुड़ी हुई है क्या? नागौर तो अरावली के पश्चिम में है, और अरावली के पश्चिम वाला जिला भी लाभान्वित है इससे, बिसलपुर से। अजमेर लाभान्वित है। दौसा जो इससे कनेक्ट नहीं है, यानी दौसा में भी बनास नहीं जाती, बाणगंगा जाती है। जयपुर में भी नहीं जाती, अजमेर में तो जाती है बनास। तो जयपुर, दौसा, नागौर ऐसे जिले हैं जहां बनास नहीं है लेकिन फिर भी ये लाभान्वित है।
तो राजस्थान के बड़े दो सिटी हैं जिनको ये पानी पिलाती है, दो बड़े नगर, एक तो अजमेर सिटी और एक जयपुर सिटी। इन बड़े सिटीज को सप्लाई बनास से ही होती है। टोंक सिटी को भी सप्लाई इसी से ही होती है। बाकियों के मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों को टारगेट किया गया है। तो मीनिंग है जिले इसमें आपको याद होने चाहिए। तो बनास के निकटतम जो जिला ये ऑप्शन में दे सकते हैं, जो शामिल नहीं है वो है भीलवाड़ा, ये ऑप्शन दिया जा सकता है। तो आप तो जो 6 जिले हैं वो ये याद रखिएगा। एक तो ऊपर वाले बनास वाले एटीएम्स यानी मालपुरा करौली मैदान वाले पूरे शामिल हैं। उसके अलावा जयपुर शामिल है। जयपुर का तो लगभग ध्यान होगा, जयपुर जो पानी पी रहा है वो बिसलपुर का ही पी रहा है। जयपुर और उसका पूर्वी जिला दौसा, तो जयपुर, दौसा, और एक अरावली के पश्चिम में जो जिला है डेजर्ट वाले में नागौर। एंड राजस्थान के मरुस्थलीय जिलों में से यानी अरावली के पश्चिमी जिलों में बिसलपुर डैम से पानी की सप्लाई किस जिले को है, तो वो जिला नागौर है। तो इसलिए पेयजल परियोजना में लार्जेस्ट सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट जितना बड़ा होगा तो वहां पानी का खतरा उतना ज्यादा होगा, ये पानी की सप्लाई बाई चांस कम नहीं हो जाए। इसलिए इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने बांधों का एक सीक्वेंस बताया था, नवनेरा डैम, उसके बाद में चाकन डैम, फिर गलवा डैम। तो राजस्थान में इसको चंबल बांध से या जो ये चंबल टनल बन रही है उससे जोड़ा जाएगा। और ये नदी जोड़ो प्रोजेक्ट में राजस्थान में पहला प्रोजेक्ट है चंबल और बनास को जोड़ना। और नदी जोड़ो या रिवर लिंक प्रोजेक्ट को हम कहते हैं अमृत रिवॉल्यूशन। जैसे खाद्यान्न या अनाजों की क्रांति को कहते हैं हरित क्रांति, जैसे दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने को कहते हैं श्वेत क्रांति या व्हाइट रिवॉल्यूशन, वैसे नदियों के पानी को जोड़ने को कहते हैं अमृत क्रांति। क्योंकि अपने शास्त्रों में जो जल है उस जल की तुलना अमृत से होती है। तो मीनिंग है जिन नदियों में पानी की कमी है उसको बड़ी नदी से जोड़ दिया जाए, इसको अमृत रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इंडिया में इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है कैन बेतवा। कौन सा? कैन बेतवा 2005, जो एमपी और यूपी ने दोनों ने मिलकर चलाया था। इंडियन ज्योग्राफी में नाम सुना होगा कैन बेतवा, यमुना की सहायक नदी है। तो राजस्थान में नदी जोड़ो परियोजना के तहत, रिवर लिंक प्रोजेक्ट के तहत इसको किससे जोड़ा जाएगा? चंबल। और चंबल से जोड़ने के बाद बिसलपुर में जो एक्सेस वाटर होगा वो किस में छोड़ा जाएगा? वो नहीं जोड़ा गया है तो भी सरदा में ही छोड़ा जाता है, क्योंकि यहाँ जब बनास नदी को यहाँ से आगे निकाला जाएगा तो बनास किस में जाएगी? इस सरदा में। इसका मीनिंग बिसलपुर का अतिरिक्त पानी किस में जाएगा? इस सरदा में। और बिसलपुर काफी बड़ा डैम होने के कारण इसके आसपास में पहाड़ियां भी हैं बिसलपुर में। तो ये जो पहाड़ियां हैं इसके कारण इसके अंदर जहाँ पहाड़ियां होती हैं वहाँ वेजिटेशन, बांध के कारण नमी है, और नमी के कारण आसपास वाले एरिया में वनस्पति अच्छी है, जिसके कारण जीवों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इस कारण इस एरिया को कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया। कंजर्वेशन रिजर्व गवर्नमेंट का एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जहाँ बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है और जहाँ गवर्नमेंट को कम खर्च करना पड़े। जैसे अपन इसको नेशनल पार्क बनाए तो अपने को सेंटर की अनुमति चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले ये आश्वस्त करना पड़े कि वास्तव में जीव अधिक है। डायरेक्ट इसको नेशनल पार्क नहीं बनाया जा सकता। अपन अभ्यारण्य बनाए तो अभ्यारण्य में और बड़ा खर्चा आता है। कंजर्वेशन रिजर्व में कोई खर्चा नहीं है, चार और होर्डिंग लगा दो कि ये कंजर्वेशन रिजर्व एरिया है, आज्ञा से प्रवेश करें, और पैसे हो तो तारबंदी करवा दो, नहीं हो तो खुला छोड़ दो। तो राजस्थान के अंदर कंजर्वेशन रिजर्व में गवर्नमेंट को कोई बहुत बड़ा बजट नहीं लगाना पड़ता, सिर्फ होर्डिंग्स लगाने पड़ते हैं चारों ओर, ताकि लोग अवेयर रहें कि ये वन क्षेत्र है और हिंसक जंगली पशु हैं, इनसे बच के रहें। यानी इस तरीके के अवेयरनेस के लिए बोर्ड लगा देते हैं। तो कंजर्वेशन रिजर्व में जब राजस्थान में स्टार्टिंग हुई तो राजस्थान का फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व बिसलपुर बना था 2008 में। और आज यही लाइन है, पहुंचते पहुंचते आज हम कितने पे पहुंच गए हैं? 27 पे पहुंच गए। राजस्थान के 27 आजकल अभ्यारण्य नहीं पूछते एग्जाम में, कंजर्वेशन रिजर्व पूछे जाते हैं। राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व कौन कौन से हैं ये पूछे जाते हैं। तो वाइल्ड एनिमल वाले टॉपिक में जैसे पिछली बार भी आया था आरएस प्रीलिम्स में, इस बार फिर आने की पॉसिबिलिटी है, कंजर्वेशन रिजर्व पूछा जा सकता है। इसकी 27 कंजर्वेशन रिजर्व की आपके जल्दी एक क्लास अपडेट होगी 10 से 15 मिनट की। तो इन कंजर्वेशन रिजर्व का आप वहां से याद करना। यानी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको अलग से ही याद करवाएंगे कि ये 27 कंजर्वेशन रिजर्व कौन कौन से हैं। तो उसको कुछ सीमित जिलों के अंदर ही है, जिसमें सबसे पहला कंजर्वेशन रिजर्व बिसलपुर 2008,
फिर धीरे धीरे अपने को यह लगा कि इस स्थान को अपन टूरिज्म पॉइंट भी बना सकते हैं। तो अपने राजस्थान का जो आरटीडीसी डिपार्टमेंट है, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इनको लगा कि जो बिसलपुर डैम है वो राजस्थान के उन जिलों के नज़दीक है जिनके पास टूरिज्म बहुत ज़्यादा होता है, जयपुर और अजमेर, उनके बिल्कुल ट्रायंगल पॉइंट पर है। जयपुर से मात्र 120 किलोमीटर की दूरी पर, यानी 1.5 से 2 घंटे के रास्ते पे। तो राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट ने कहा कि ये जो बिसलपुर डैम है इसको कुछ विशेष दर्जा दिया जाए ताकि टूरिज्म इससे अट्रैक्ट हो। तो इन्होंने घोषणा की राजस्थान का मिनी गोवा। तो गोवा गोवा है, गोवा की बराबरी तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी इन्होंने इसको मिनी गोवा या छोटा गोवा, क्योंकि गोवा किसके लिए फेमस है? समुद्र तट या बीच के कारण। तो यहाँ पे समुद्र तट तो नहीं है लेकिन पानी दिखेगा यहाँ। और बिसलपुर इतना बड़ा डैम है कि इसके किसी भी एक पॉइंट पे आप खड़े हो तो पूरा डैम एक नज़र में नहीं देख सकते आप, यानी कोई ना कोई ऐसा हिस्सा रह ही जाएगा जो आपको दूसरे पोर्शन में जाके देखना पड़ेगा। तो इतना बड़ा डैम है। तो इस कारण इसको मिनी गोवा का टैग दिया गया है आरटीडीसी डिपार्टमेंट के द्वारा। ये इसमें लिख देना। अकॉर्डिंग टू आरटीडीसी डिपार्टमेंट, बिसलपुर डैम इज टैग्ड एज मिनी गोवा। आरटीडीसी विभाग के द्वारा बिसलपुर को राजस्थान का मिनी गोवा कहा गया है, तो ये टैग इसको दिया गया है। अकॉर्डिंग टू आरटीडीसी डिपार्टमेंट, बिसलपुर डैम इज टैग्ड एज मिनी गोवा ऑफ राजस्थान। तो कई लोगों ने वास्तव में इसको गोवा समझ लिया और यहाँ धीरे धीरे ले जाने लग गए बुलेट और टोबोर्ग, बियर की बोतलें, बिसलपुर को देख के आते और सड़कों के पास में बोतलों की लाइन लगा के आ जाते। फिर धीरे धीरे फैमिली वालों ने सोचा कि माहौल बिगड़ने लग गया। सरकार को भी लगा कि भाई अब मिनी गोवा अपने घोषित तो कर दिया लेकिन ये फेमस किसी और चीज़ के लिए ही होने लग गया है। फिर इनको लगा कि कुछ टूरिज्म पॉइंट यहाँ और भी डेवलप करने चाहिए। तो बिसलपुर बांध के बिल्कुल कोने के ऊपर एक जगह एक छोटी सी इमारत बना के और उसके अंदर इन्होंने कलरफुल फिश और उनका ब्रीडिंग सेंटर, यानी मछलियों का प्रजनन केंद्र और उनका एक्वेरियम स्थापित किया है। जैसे कि अपने राजस्थान में एक झील के पास में भी बना हुआ है, फतेह सागर झील उदयपुर के पास में। तो यहाँ पे कलरफुल फिश एक्वेरियम एंड ब्रीडिंग सेंटर, रंगीन मछलियों का प्रजनन केंद्र और एक्वेरियम स्थापित किया हुआ है। यह भी राजस्थान में एकमात्र ऐसा डैम है जिसके ऊपर ऐसा किया गया है। और इस बार के इकोनॉमिक रिव्यू में शायद आपने एक लाइन पढ़ी होगी और आपको याद हो कि राजस्थान के पश्चिम में जवाई बांध और राजस्थान का बिसलपुर डैम, इस पे स्काडा सिस्टम से वाटर सप्लाई। स्काडा तकनीक से वाटर सप्लाई। स्काडा सिस्टम क्या होता है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, तकनीकी सिस्टम होता है। जैसे कि अपने आजकल जो बिल्डिंग नहीं बनाते, नए मकान जो बनाते हैं, उसके ऊपर जो टंकी रखवाते हैं उसमें सेंसर लगवाते हैं आजकल लोग पानी की टंकी में। तो सेंसर एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट होते ही मोटर अपने आप चल जाती है, पानी की सप्लाई अपने आप स्टार्ट होती है। एक निश्चित डीप तक आते ही एक्टिवेट हो जाएगा, पानी की टंकी भर जाएगी और निश्चित हाइट पर पानी आ जाएगा तो ये ऑटो कट है, अपने आप बंद हो जाएगा। स्काडा सिस्टम इसी प्रकार का है भाई। अब इसमें ये इंस्ट्रूमेंट लगाने के बाद वो आवाज़ नहीं लगानी पड़ती बाथरूम में घुसने के बाद कि भाई मोटर चालू करना। तो सेम ऐसे ही स्काडा सिस्टम में क्या होता है कि बिसलपुर डैम जहां बना हुआ है वहां से जो अलग अलग सप्लाई है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के, उसमें क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा दिया इन्होंने। अब इसको चालू तो करना पड़ता है लेकिन इसमें एक निश्चित यूनिट आप डाल दोगे, इसमें इतना यूनिट पानी जाना चाहिए, यानी एक क्वांटिटी आपने डाल दी तो उस क्वांटिटी के बाद ये ऑटो कट बंद हो जाता है। तो अब वो यूनिट भी उसमें दर्ज होती हैं। अब उन यूनिट को आप इरेज नहीं कर सकते, वरना पहले तो क्या होता था, किसी जिले की पार्सलिटी करते थे ना, इस जिले को ज़्यादा सप्लाई कर दें तो 15 मिनट और ज़्यादा खोल दिया। तो मुख्यतः इस प्रकार का पहला सिस्टम राजस्थान की एक कैनाल पे बना था, आईजीएनपी कैनाल। तो राजस्थान में स्काडा सिस्टम वाला पहला प्रोजेक्ट कौन सी कैनाल है? आईजीएनपी। जबकि डैम के रूप में राजस्थान में बिसलपुर फर्स्ट है और जवाई सेकंड है।
तो राजस्थान में स्काडा सिस्टम कितने बांधों पे बना हुआ है? 2 बांधों पे। तो स्काडा टेक्निक इज ऑपरेटेड ऑन बिसलपुर डैम एंड जवाई डैम। स्काडा तकनीक बिसलपुर एवं जवाई बांध पर संचालित है। ये करंट वाला पॉइंट है इसमें जो ऐड हुआ है। स्काडा टेक्निक इज ऑपरेटेड ऑन बिसलपुर डैम एंड जवाई डैम। स्काडा तकनीक बिसलपुर बांध एवं जवाई बांध पर संचालित है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक होती है जो वाटर सप्लाई और कंट्रोलिंग टेक्निक है। पानी को वितरित और नियंत्रित करने वाली टेक्निक होती है। पानी को सप्लाई करती है और फिर ऑटो कट नियंत्रित भी करती है। तो बिसलपुर को बहुत सारे दर्जे मिल गए अब। तो बिसलपुर राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, सबसे बड़ा कंक्रीट डैम है। बिसलपुर बांध के पास में बायोडायवर्सिटी बढ़ने के कारण इसको राजस्थान का फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व। टूरिज्म को बढ़ाने के लिए आरटीडीसी डिपार्टमेंट ने इसको टैग दिया मिनी गोवा। और फिर थोड़ा सा पारिवारिक बनाने के लिए फिश एक्वेरियम, जो कलरफुल फिश एक्वेरियम, और साथ में कि मछलियां दूसरे कंट्री से मंगवा तो रहे हैं, निपट नहीं जाए। जैसे कई बार नहीं होता, अपने को चाह होता है कई बार एक्वेरियम लाने का घर में, जैसे कांच का बाउल ला कर उसमें मछलियां ला के रखते हैं। तो 2 4 5 दिन तो मेहनत करते हैं कि मछलियों को निकालते हैं साफ पानी में, वो पानी साफ करते हैं, और 15 20 दिन बाद में शौक निकल जाता है क्योंकि थक जाते हैं। फिर वो मछलियां उसी गंदे पानी में 10 15 दिन तो रहती हैं, बाद में वो निपट जाती हैं, बाद में उसको निकाल कर छत के ऊपर उल्टा रख के आ जाते हैं कि ये एक्वेरियम। तो इनको लगा कि ये मछलियां मर नहीं जाए, इसके लिए इन्होंने साथ में क्या किया, ब्रीडिंग सेंटर और बना दिया कि भाई इनसे और मछलियां बनाएंगे अपन और उत्पादित करेंगे। और राजस्थान में जहां जहां एक्वेरियम बनाए जाएं तो अब अपने को बाहर से मछलियां नहीं मंगवानी पड़े, महंगी पड़ी होंगी शायद। तो इन्होंने अब एक्वेरियम के साथ में ब्रीडिंग सेंटर, तो राजस्थान में फिश ब्रीडिंग सेंटर एक ही जगह है और वो बिसलपुर के अंदर। तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस डैम के ऊपर फिश ब्रीडिंग सेंटर बना हुआ है। बाकी फिश एक्वेरियम तो 2 जगह है, एक तो बिसलपुर और एक फतेह सागर। तो फतेह सागर पे ब्रीडिंग सेंटर या प्रजनन केंद्र नहीं है। अब है बेडच। बेडच का ओरिजिन पॉइंट याद है? गोगुंदा हिल्स। यहां से निकलते टाइम इसको क्या बोलते हैं? आइट। तो इसमें एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है उदय सागर। तो इसकी विशेषताओं में एक पॉइंट तो यही आता है कि किस झील में गिरने के बाद ये बेडच कहलाती है। तो आंसर रहता है उदय सागर, क्योंकि इसके बाद में ये बेडच। और बेडच के बाद में इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इसकी सहायक नदी कौन सी? गंभीरी नदी। गंभीरी और बेडच के किनारे राजस्थान का सबसे बड़ा फोर्ट स्थित है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़ फोर्ट। तो एक ये क्वेश्चन कि चित्तौड़गढ़ फोर्ट कौन सी नदियों के किनारे स्थित है? बेडच और गंभीरी। फिर बेडच जिस नदी में जाके मिलेगी बनास, उस बनास के लिए दाईं ओर से सबसे लंबी सहायक नदी, तो ये पॉइंट बनास में पढ़ लिया था कि बनास की सबसे लंबी ट्यूबट्री कौन सी है? खारी। और राइट साइड से कौन सी है? बेडच। तो बेडच में 3 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो ये अपना नाम चेंज करती है, तो इसमें झील को दिया जा सकता है क्योंकि लेक्स भी आपके सिलेबस में है। तो क्वेश्चन आयड नदी किस झील में गिरने के बाद, यानी एक क्वेश्चन के लिए रख दिया, किस झील में गिरने के बाद बेडच कहलाती है? तो आंसर उदय सागर लेक। या उदय सागर लेक में आइड नदी आने के बाद आगे किस नाम से जानी जाती है? तो आइड रिवर इज नोन एज बेडच आफ्टर फॉलन इनटू उदय सागर लेक। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, राजस्थान का सबसे बड़ा किला चित्तौड़ किसके किनारे? बेडच और सहायक नदी गंभीरी। और बनास के लिए दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी जो बनास के पहले त्रिवेणी पे मिलती है, कौन सा? बिगोद। तो इसका मीनिंग, इसका संगम कहां पर होता है? बनास में, बिगोद में। तो इसका उद्गम तो हो गया गोगुंदा और इसका संगम बनास का पहला त्रिवेणी है। तो बनास का पहला त्रिवेणी बिगोद। बाकी कैचमेंट एरिया इसमें लगभग आपको दिख रहा है। गोगुंदा कहां पर है? उदयपुर। बिगोद कहां पर है? और चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ में।
तो इसका मीनिंग है इसका जो कैचमेंट एरिया यूसीबी, कपड़ों में एक ब्रांड भी आता है यूसीबी, उदयपुर, चित्तौड़ और भीलवाड़ा, भीलवाड़ा बीगोतक, ये यूसीबी एरिया में बहती है। और इसमें आर राजसमंद और जोड़ दोगे तो कैचमेंट एरिया आ जाएगा बनास का सदर्न पार्ट, जिसको हम कहते हैं मेवाड़ का मैदान। राजसमंद ऐड होते ही बनास आ जाएगी फिर। और फिर बनास का आगे वाला जो एरिया वो आपको पता ही है, एटीएम्स, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। तो बनास में जो जिले हैं 7, उसमें एक तो ये यूसीबी वाले किसके साथ, राजसमंद को जोड़ के, और आगे वाले एटीएम्स अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। तो इसका मीनिंग राजस्थान के मेवाड़ के मैदान के रूप में 2 नदियां हैं, लेकिन मेन मेवाड़ का मैदान मुख्य नदी का बोला जाएगा। तो बेडच मेन है या बनास, तो बनास आंसर रहेगा। बनास बाई चांस ऑप्शन ना हो तो फिर आंसर मानेंगे अपन बेडच, लेकिन मेवाड़ के मैदान के नाम से जो इंडिकेट होता है ज्योग्राफी में वो बनास को ही लिखा जाता है। इसके बाद में अच्छा, अब इसमें बेडच के कुछ प्रमुख डैम बनते हैं उदयपुर सिटी के अंदर। उदयपुर के अंदर उसमें सबसे फेमस डैम इसका एक तो झील के रूप में आता है उदय सागर, और एक डैम और बनता है मदार डैम, जो आगे बांधों में पढ़ेंगे अपन। यहां लिखना चाहो तो यहां लिख दो मदार डैम। मदार बांध का वैसे ज्योग्राफी में खास इंपोर्टेंस नहीं, लेकिन उदयपुर में काफी इंपोर्टेंस है इसका। तो उदयपुर यूनिवर्सिटी का अगर कोई प्रोफेसर पेपर बनाते हैं तो वो हो सकता है वो लिख दे इसको कि राजस्थान में मदार डैम किस नदी पर है, तो ये बेडच पर है। मदार डैम ब्रैकेट में लिख दीजिए बेडच रिवर, और आगे कहाँ लोकेटेड है, उदयपुर। यहाँ के सिंचाई परियोजनाओं में या जो अपने इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं उसमें कुछ बांध लिखे हुए हैं लास्ट में, उनमें इंडिकेट किया हुआ है मदार डैम। जो उदयपुर की एक झील है फतेह सागर, तो फतेह सागर में जो पानी की सप्लाई है वो होती है पिछोला झील से, और पिछोला से अगर पानी की कमी होती है तो फिर बाद में सप्लाई किधर से की जाती है, फिर मदार डैम से की जाती है। तो झीलों में आगे वहां लिखेंगे, जब झील आएगी तब बात करेंगे इसकी वापस। अब लास्ट में बंगाल की खाड़ी की नदियों में चंबल अपनी कंप्लीट हो गई। चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी बनास कंप्लीट हो गई। बनास की दाईं ओर से सबसे लंबी सहायक नदी बेडच या आइड कंप्लीट हो गई। अब चंबल की तरह डायरेक्ट यमुना से मीटिंग करने वाली एक नदी बची है, गंभीर। तो लास्ट में है गंभीर नदी। गंभीर नदी को एक नाम दिया जाता है उटनगन रिवर। तो उटंगन इसकी भी एक सहायक नदी है, ये मुख्य धारा होती है, जैसे बाणगंगा के लिए ताला, तो सेम उसी तरीके से जैसे भागीरथी के लिए अलकनंदा। तो इस नदी को आजकल गंभीर नदी को अपन उटंगन रिवर भी करने लग गए और ज्योग्राफी में लिखने भी लग गए हैं। तो इसका मीनिंग अपन अब इसी नदी को उटंगन रिवर भी बोलेंगे। ये क्वेश्चन 1-2 बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, पूछा तो छोटी एग्जाम में गया, 1-2 बार शायद कांस्टेबल एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस नदी को उटंगन रिवर कहा जाता है, गंभीर नदी को। जैसे राजस्थान की किस नदी को, गंभीरी को नहीं, गंभीरी तो वहीं कंप्लीट हो गई, चित्तौड़ में ही कंप्लीट हो गई, किस में, बेडच के अंदर, ये गंभीर करौली वाली है। और राजस्थान के अंदर किस नदी को वराहा नदी कहा जाता है, रुपारेल, वेरी गुड। राजस्थान की किस नदी को मसूरदी कहा जाता है, काकनी या काकनी, जो जैसलमेर वालों की मसूरदी बहती है तो मसूर होती है वो। तो इस नदी का जो उद्गम है वो करौली की एक तहसील जो हम बोलते हैं सपोट्रा। इस सपोट्रा तहसील से भी काफी अलग निकलती है गांव से, लेकिन लिखने में यूज यही करते हैं, सपोट्रा तहसील, करौली। राजस्थान के एकीकरण के जिले आपको याद है, प्रथम चरण बताओ। ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अलवर हटा दो, बाकी तीनों जिलों को ये कवर करती है। भरतपुर,
करौली, धौलपुर, ये इसका कैचमेंट एरिया होता है। तो इसका मीनिंग ये यहाँ से करौली से निकल के इसके बाद में धौलपुर और भरतपुर, भरतपुर में किस डैम को भरती है ये? अजान डैम को। बताया था ना, अजान बांध में जलापूर्ति गंभीर नदी या पांचना डैम। और उसके बाद में ये यूपी में जाती है चंबल की तरह। तो उसका ओरिजिन पॉइंट तो ये हो गया सपोटरा तहसील, डिस्चार्ज पॉइंट होगा इसका यमुना। तो चंबल भी यमुना में जाती है। चंबल में यमुना में कौन से पॉइंट पे? इटावा। ये जाती है मैनपुरी में, मैनपुरी यूपी। तो लोकेशन याद रखिए, चंबल वाली याद करके रखना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इटावा यूपी में, यमुना में मिलने वाली नदी कौन सी है? तो इटावा वाली है चंबल। और इटावा के अलावा अगर यमुना से दे दिया तो इसका मीनिंग फिर एक ही बसती है, गंभीर। वर्तमान में राजस्थान की सिर्फ दो ही नदियां हैं जो डायरेक्ट यमुना को ज्वाइन करती हैं, यमुना में डायरेक्ट मीटिंग करती हैं, मिलती हैं। एक चंबल है इटावा वाली, और एक दूसरी है गंभीर मैनपुरी वाली। तो इसका मीनिंग दोनों चंबल और गंभीर की मुख्य नदी का नाम क्या है? यमुना। और इन दोनों स्थानों के बीच की जो दूरी, दूरी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, क्योंकि सबसे लंबी नदियों में शामिल नहीं है। ये 288 किलोमीटर। कल आपने पश्चिमी बनास में एक लंबाई लिखी थी 266, 288। कैचमेंट एरिया आपको याद है? एबीसीडी में एक को हटा दो, भरतपुर, करौली, धौलपुर। तो अपवा क्षेत्र है इसका भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट। अब इस नदी में जो सहायक नदी है, वो एक तो चंबल की सहायक नदी से मैच होती हुई है पार्वती। लेकिन इस वाली पार्वती को हम या तो लिखते हैं पार्वती सेकंड, या फिर इसको लिखा जाता है पार्वती। नहीं है तो लिख लेना है उसको, पार्वती। और बाकी जो अदर रिवर्स हैं वो इसकी 5 सहायक नदियां हैं। जिस 5 सहायक नदियों को अपने ट्रिक्स में याद रखते हैं यहाँ, कि अम्मा बदावरी भैंस बाहर खड़ी है। ये भैंसों की एक नस्ल भी होती है बदावरी। अम्मा बदावरी भैंस कहाँ खड़ी है? बाहर खड़ी। बाहर खड़ी को एक साथ लिखना, बाहर खड़ी। अब इसमें इसमें ए का मीनिंग है अट्टा, माँ का मीनिंग है माची, सटकली, अत्ता माची। तो इसका मीनिंग अट्टा, माची। भदावरी से याद रखना है भद्रावती। भद्रावती एक कर्नाटक में बहती है, वो अलग है। ये अपनी करौली की लोकल स्थानीय नदी। भैंस का मीनिंग है भैंसावट, भैंसावट। बाहर खड़ी से एक नदी आएगी बरखेड़ा। लिखे हुए हैं क्या इनके नाम? ये इसके 5, इन 5 नदियों, हालांकि आज तक तो इन्होंने नहीं पूछा कभी। और इन 5 नदियों का इंपॉर्टेंस है, 500 नदियों में गंभीर का जहाँ पानी मिलता है, करौली के पास में मिलता है, वहां पे इन 5 नदियों से मिलके बनता है पांचना डैम। पांचना डैम कहाँ पे बनता है? करौली में। इस बांध की 2 विशेषताएं, एक तो अजान को वाटर सप्लाई करता है, कि अजान बांध में पानी की कमी होती है तो किस नदी से पानी आता है? गंभीर। किस बांध से पानी आता है? पांचना। जैसे ये गंभीर नदी है। अब गंभीर नदी ये विंध्यन पर्वतमाला उनके बीच में से बहती है, विंध्यन माउंटेन का ही पोर्शन है ये एरिया। तो अपर्दन के बाद के कारण पहाड़ियों के बीच में कई जगह अपन देखते हैं ना, मिट्टी जमा होती है, आसपास की पहाड़ियों से इरोजन होकर सेडिमेंट जमा हो जाते हैं। तो यहाँ इस तरीके से सेडिमेंट या कंकर पत्थर या मिट्टी जमा है, इनके बीच में से गंभीर। और इन पहाड़ियों की ओर से बीच बीच में आने वाली नदियां हैं, तो इसमें 4-5 किलोमीटर के अंदर ये चारों पांचों नदियां मिल जाती है। एक पॉइंट पे नहीं मिलती, लेकिन इन नदियों का पानी जहाँ कलेक्ट किया गया और बाद में आगे जहाँ नदियों का पानी इकट्ठा होता है, उसके बाद में इसके आगे दीवार की गई है।
इसके साइड में दीवार नहीं है डैम के, क्योंकि साइड में विंध्यन माउंटेन, और विंध्यन माउंटेन के पास में यहाँ मिट्टी जमा है। तो इसका मीनिंग इस मिट्टी के पीछे सपोर्ट किसका है? माउंटेन का। तो इसके अंदर दीवार बनाने की जरूरत ही नहीं है। बोलने में इसको हम बोलते हैं मिट्टी का डैम। राजस्थान का सबसे बड़ा सॉइल डैम कौन सा है? पांचना डैम। लेकिन ये मिट्टी का बांध, क्या मिट्टी किसी बांध पानी को रोक सकती है? और वो भी 6 नदियां हैं, इसमें 5 तो सहायक हैं और एक मुख्य नदी गंभीर। भाई आप मिट्टी को इकट्ठा करो और बारिश के टाइम अपने छत से आने वाला जो नाला है उसके आगे थोड़ी देर पानी मिट्टी करके रखो। अगर वो बारिश ठीक से हो गई तो उस मिट्टी को तोड़ के निकल जाएगा। तो ये तो 6 नदियां हैं, 6 नदियां क्या उस मिट्टी से कंट्रोल होना पॉसिबल है? नहीं है। इसका मीनिंग पीछे माउंटेन का सपोर्ट है उस मिट्टी को, तो इससे मजबूत कोई बांध नहीं है। हालांकि अजीब लगता है कि मिट्टी का बांध मजबूत कैसे हो सकता है, तो उस मिट्टी को पीछे सपोर्ट किसका मिला हुआ है? माउंटेन। भाई आप दीवार बना दोगे, कितनी चौड़ी बना दोगे? 20 इंच, 30 इंच, 40 इंच, 10 फीट बना दोगे? आधा किलोमीटर तो नहीं बना पाओगे। तो आधा किलोमीटर चौड़ी पर्वतमाला चलती है दोनों तरफ। इसका मीनिंग है काफी मजबूत बांधों में से माना जाता है। तो ये सोइल डैम वाला जब टैग आता है तब आंसर ये रहता है कि लार्जेस्ट सोइल डैम ऑफ राजस्थान, तो पांचना डैम। और पांचना से पानी की सप्लाई किसको? अजान डैम, केवलादेव, भरतपुर। तो इसके साथ आपके बंगाल की खाड़ी की नदियां समाप्त। अब लास्ट में नदियों से जुड़े हुए कुछ एक फैक्ट या तथ्य हैं, वो देखिएगा। तो लास्ट में फैक्ट, एक तो आपको ध्यान होगा कि राजस्थान के जो उत्तरी भाग है, पुराने वाला फॉर्मेट अपन देख रहे हैं, जहां बीकानेर, बीकानेर के सामने जिला चूरू, सामने गंगानगर, या ऊपर की तरफ गंगानगर और हनुमानगढ़, ये अपना पहले बीकानेर संभाग था। और बीकानेर संभाग में इस साइड में हिमालय की ओर से आने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? घग्गर। राजस्थान में डेजर्टिफिकेशन के कारण, मरुस्थलीकरण के कारण डेजर्ट इस साइड में शिफ्ट होता चला गया, और बीकानेर और चूरू का जो एरिया धीरे धीरे ऊपर उठने लग गया, इसको कहते हैं थली प्रदेश। कौन सा एरिया कहा जाता है? थली। थली का मीनिंग होता है अपलैंड पार्ट ऑफ डेजर्ट। मरुस्थल के ऊंचे उठे हुए भाग को थली कहते हैं। जैसे अपने घरों के बाहर जो दहलीज होती है, उस दहलीज वाले एरिया को क्या कहते हैं? थली। जो आसपास के लैंड एरिया से थोड़ा ऊपर हो, तो अपलैंड पार्ट ऑफ डेजर्ट इज नोन एज थली। मरुस्थल के ऊंचे उठे हुए भाग को थली कहते हैं। तो जहाँ धरातल आसपास के अपने लैंड पार्ट से थोड़ा ऊंचा उठ जाएगा, तो वहां क्या कोई ड्रेनेज सिस्टम एक्टिवेट हो पाएगा? तो इन जिलों में इसीलिए नदी नहीं है, बीकानेर और चूरू, क्योंकि ऊपर से घग्गर आने का प्रयास करती है, तो एरिया ऊपर उठा हुआ है, तो घग्गर उधर चली जाती है पाकिस्तान की तरफ। इधर से सीकर से निकल के कांतली, तो कांतली बॉर्डर पे ही समाप्त हो जाती है। लेकिन फिर भी कांतली के अवशेष राजस्थान के चूरू जिले में मिले हैं पहले, जबकि बीकानेर राजस्थान का आज तक ऐसा जिला है जहाँ किसी नदी के प्रमाण ही नहीं मिले आज तक। तो राजस्थान में किस जिले में अभी तक कोई नदी नहीं मिली है? बीकानेर। और प्रेजेंट में कौन से जिले हैं जहाँ नदी नहीं है? बी और सी, बीकानेर और चूरू। पूरे बीकानेर संभाग के पास यानी 4 जिलों के पास केवल एक नदी है, जिसमें डिवीजन हेडक्वार्टर या संभाग मुख्यालय के पास नदी नहीं है। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा डिवीजन हेडक्वार्टर है जहाँ सबसे कम नदियां हैं? बीकानेर संभाग ऐसा है। और राजस्थान में कौन सा जिला जहाँ नदियां सर्वाधिक हैं? चित्तौड़। क्योंकि चित्तौड़ एक तो इधर वाला है और एक इधर वाला चित्तौड़, जहाँ से चंबल एंट्री करती है। तो दोनों चित्तौड़ में मिला के चित्तौड़ को अपने आप में एक ही जिला माना गया है ना। इसका मीनिंग है डिस्ट्रिक्ट के तौर पे सबसे ज्यादा नदियां किसमें हैं? चित्तौड़ में। और संभाग के तौर पे कोटा में, क्योंकि आपको पता है इस साइड में चंबल का ड्रेनेज सिस्टम बहुत बड़ा है। इस कारण सबसे ज्यादा नदियां किस संभाग में हैं? कोटा में। और किस संभाग में सबसे कम नदियां हैं? बीकानेर। कौन से जिलों में नदियां नहीं हैं? बीकानेर, चूरू। और राजस्थान में किस जिले में नदियां अधिक हैं? अपोजिट है लगभग, ये उत्तर में है, ये राजस्थान के दक्षिण की तरफ है। तो राजस्थान में सर्वाधिक नदी वाला जिला चित्तौड़, सबसे कम वाला बीकानेर और चूरू। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा डिवीजन या कोटा संभाग, और सबसे कम नदियों वाला संभाग बीकानेर संभाग। तो ये कुछ फैक्चुअली क्वेश्चन हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। ये मेंस में नहीं, प्रीलिम्स टाइप क्वेश्चन है, लास्ट वाले जिन पे डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद में रिवर बेसिन आपको बताए हुए ना, लास्ट में लिखा हुआ है कि राजस्थान में कुल मुख्य नदी बेसिन कितने हैं? 15। और उनसे कनेक्ट होने वाली नदियां
ये कल बता दिया था मैंने स्टार्टिंग में। ये कि राजस्थान के मेन रिवर बेसिन कितने हैं, तो मेन रिवर बेसिन है 15, और उन मेन रिवर बेसिन से कनेक्ट होने वाले उप बेसिन कितने हैं, 58। उसके बाद में है राजस्थान में लंबाई को लेकर प्रसिद्ध नदियां। तो लंबाई के अंदर अपन पहले बात करेंगे अलग अलग डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो अलग अलग डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको पता है कि राजस्थान के उत्तर में कौन सी नदी है, उत्तर में तो राजस्थान, उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी घग्गर, और एक इसको लंबी नदी का और टैग मिला हुआ है, भारत की सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी। तो भारत की है तो राजस्थान की भी है। राजस्थान में भले ही नहीं हो, अंदर नहीं हो, लेकिन राजस्थान के लिए भी लंबी नदी कौन है, अंतः प्रवाह वाली नदियों में सबसे लंबी, इनलैंड कंडीशन होनी चाहिए। तो उत्तरी राजस्थान में लंबी नदी, तो उत्तर में राजस्थान में है ही केवल एक, घग्गर। राजस्थान के पश्चिम में या डेजर्ट की सबसे लंबी नदी लूनी। राजस्थान के सदन में आदिवासी क्षेत्र की सबसे लंबी नदी माही नदी। राजस्थान के पूर्व की या राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल। और राजस्थान में सबसे लंबी नदी, ये बनास अपन ने पढ़ रखी है अलग से, इसमें भले ही हो सकता है बनास वाला पॉइंट नहीं दिया हुआ हो, केवल ये पूर्णतः है क्या। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है लंबाई को लेके अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग आंसर होंगे। उत्तर में घग्गर रहेगी, दक्षिण में माही, ट्राइबल एरिया में भी, आदिवासी क्षेत्र में भी माही, पश्चिमी राजस्थान या डेजर्ट एरिया में लूनी, राजस्थान की लंबी नदी और पूर्वी राजस्थान की लंबी नदी चंबल, और राजस्थान में सबसे लंबी नदी बनास, या केवल या पूर्णतः राजस्थान में लंबी नदी बनास। ये लंबाई वाला। और एक सिंपल क्वेश्चन कि राजस्थान की लंबी नदियां, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान। राजस्थान की मैं नहीं पूछा, तो राजस्थान के वाले में जो ट्रिक है वो चंबल है अपनी। लंबी नदियां कौन सी हैं, चंबल, माही, बनास। चंबल 1051, माही 5, 6 और 7, 6 आगे 7 बीच में है, 512, 500 से 5 कम 495। तो ये नदियां, सिंपल क्वेश्चन है कि लंबी नदियों का क्रम। एग्जाम में इस चीज का ध्यान रखना कि अपन ने जो याद कर रखा है वो किस क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। वो कई बार क्या पूछते हैं, 4 लंबी नदियां देके उनका आरोही क्रम पूछेंगे इन्हीं का ही, क्योंकि नदियों में कभी छोटी नदी नहीं होता है। छोटी नदियां हालांकि अपने कुछ गाइड वालों ने लिख रखा जैसलमेर वाली काकनी, क्योंकि बहती ही नहीं है तो अपने आप छोटी है। बाकी राजस्थान में बहुत सारी ऐसी नदियां जो पहाड़ों से निकलने के 2 किलोमीटर बाद दम तोड़ देती हैं, यानी पानी समाप्त हो जाता है। तो राजस्थान के अंदर छोटे का कभी फिजिकल डिवीजन में छोटा निकलना मुश्किल होता है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट। द स्मॉलेस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड, पढ़ाई नहीं जाती है कभी। द हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड, तिब्बत प्लेट्यू। द स्मॉलेस्ट प्लेट्यू या लोवेस्ट प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड, पढ़ाया ही नहीं जाता है। तो इसका मीनिंग है कि विश्व की लंबी नदी बताई जाती है, छोटी नहीं बताई जाती है कभी, क्योंकि कभी लिखा ही नहीं जाता, पॉसिबल ही नहीं है कि कौन सी नदी है उसका ड्रेनेज सिस्टम कितने किलोमीटर है। क्योंकि कई नदियां हैं या कई ड्रेनेज सिस्टम है जो पर्वतों से बहने के कुछ दूर बाद ही समाप्त हो जाते हैं। तो नदियों में पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसी नदी आप निकाल लो कि छोटी नदी है। लंबी नदियां इसलिए क्योंकि लंबी नदियां ड्रेनेज सिस्टम फेमस होते हैं, ये लंबी नदी इतनी लंबाई पर, ये नदी इतनी लंबाई पर। तो लंबी लंबी नदियां हैं वो फिजिकल पार्ट्स में फेमस हैं, इस कारण उनको निकाल लिया जाता है। जबकि फिजिकल डिवीजन या जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें स्मॉलेस्ट कभी नहीं पूछे जाते। अपन पढ़ते हैं भारत का उत्तर विशाल मैदान इतना बड़ा है, अब पूछते हैं कि भारत में सबसे छोटा मैदान किस में है, ये पढ़ा ही नहीं जाता भारत में सबसे छोटा मैदान कौन सा है। तो लंबी नदियां ही होती हैं, नदियां कभी छोटी हैं। हाँ, इन्हीं 4 में से पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से जो बड़ी नदियां, इनमें छोटी नदी कौन सी है, तो जो वो ये सीक्वेंस में याद होनी चाहिए। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन तो अभी जो मैंने बताया कि नदियों की लंबाई को लेके, तो लंबाई को लेके तो अपना सिंपल सा ट्रिक बना हुआ है चंबल। कैचमेंट एरिया को लेके हम बात करते हैं अपवाह क्षेत्र को। तो आपको पता है कि राजस्थान के अंदर जो चंबल, माही, बनास और लूनी, इसमें राजस्थान में सबसे लंबी नदी कौन सी है, बनास। राजस्थान में सबसे लंबी नदी बनास।
और फिर लूणी। तो राजस्थान में जो अपवा क्षेत्र होता है, राजस्थान में जो अपवा क्षेत्र होता है वो सबसे ज्यादा किसका होता है? बनास का, उसके बाद लूणी का, उसके बाद चंबल का, और उसके बाद में माही का। मीनिंग ये है जैसे लंबाई से हम राजस्थान में कैचमेंट एरिया पे आते हैं, तो जो आपको सीक्वेंस वाइज याद है, उन दोनों नदियों को, नीचे वालियों को उठा के कहाँ शिफ्ट करना है? ऊपर। तो ऊपर एज इट इज शिफ्ट कर दिया, तो बनास ऊपर चली गई, लूणी उसके बाद, और उसके बाद यानी काउंटिंग यहां से लेनी है 1 2, फिर उसके आगे 3 और नंबर 4। ये 1 2 3 4 इस तरीके से, यानी इन दोनों को ऊपर शिफ्ट करना है। तो बनास, लूणी, चंबल, माही। राजस्थान में सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया बनास। एक क्वेश्चन है कि राजस्थान की वह नदी बताइए, द रिवर ऑफ राजस्थान स्टेट दैट्स कैचमेंट एरिया इज द लार्जेस्ट, जिसका अपवा क्षेत्र सबसे बड़ा हो। राजस्थान की नदी होना चाहिए, राजस्थान में हो जरूरी नहीं है। तो इसका मीनिंग वो नदी चंबल है जिसका कैचमेंट एरिया सबसे बड़ा है। तो ये नोट में अलग से लिखा हुआ है क्या इसमें? ये कैचमेंट एरिया वाला पॉइंट है, उसके आगे लिख दो कि राजस्थान की वह नदी, द रिवर ऑफ राजस्थान स्टेट दैट्स कैचमेंट एरिया इज द लार्जेस्ट चंबल। द रिवर ऑफ राजस्थान स्टेट, यानी इन राजस्थान नहीं लिख रहे, ये इन राजस्थान याद कर रखे हैं अपन, और ये इन राजस्थान स्टेट में पूछते हैं कैचमेंट एरिया ज्यादा। लेकिन बाई चांस ऐसा जाए कि राजस्थान की वह नदी बताइए जिसका कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा हो, तो इसका मीनिंग चंबल अकेली राजस्थान में कैचमेंट एरिया नहीं बनाती, एमपी में भी है और यूपी में भी है। तो ऑल ओवर को ऐड किया जाएगा फिर पूरे कैचमेंट एरिया को। द रिवर ऑफ राजस्थान स्टेट दैट्स कैचमेंट एरिया इज द लार्जेस्ट। राजस्थान की वह नदी जिसका अपवाह क्षेत्र, राजस्थान की वह नदी जिसका अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है, और आगे डेस करके लिख दो चंबल। तो ये हो गया कैचमेंट एरिया को लेकर। अब नदी के साथ जो मिलने वाली सहायक नदियां होती हैं उनको कहा जाता है सब बेसिन। सब बेसिन यानी उप बेसिन। राजस्थान में उप बेसिन, डायरेक्ट नदियां, जो उप बेसिन का मीनिंग मुख्य नदी के अंदर सहायक नदियां वो डायरेक्ट आके मिलनी चाहिए। तो डायरेक्ट मिलने वाली ज्यादातर नदियां अपने को दिखाई दे रही थी लूणी के अंदर। तो लूणी में अपनी ज्योग्राफी में तो लगभग 8 9 या 10 नदियां ही लिखी जाती हैं, जबकि रिकॉर्ड में इसमें 12 नदियां ऐसी मानी जाती हैं जो डायरेक्ट सीधी आके मिलती है। तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक उप बेसिन, तो मेन बेसिन तो मेन नदी होती है, जैसे लूणी नदी मेन बेसिन है, और इसके साथ कनेक्ट होने वाले होते हैं सब बेसिन या उप बेसिन। इसमें कितने माने जाते हैं? 12। जबकि नंबर सेकंड पे कौन सा है? बनास। बनास में माने जाते हैं 10। ये दो याद होने चाहिए कम से कम। यहाँ आगे वाला सीक्वेंस एज इट इज है, चंबल और माही। चंबल में 7 और माही में आने वाली, डायरेक्ट आने वाली नदियां कितनी हैं? 6। तो राजस्थान के अंदर ये काउंटिंग नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी एक लूणी वाला जरूर याद रखिएगा कि राजस्थान में सर्वाधिक सब बेसिन या उप बेसिन किस नदी में सर्वाधिक है? तो राजस्थान में लूणी में सर्वाधिक है सब बेसिन, यानी मुख्य नदी से कनेक्ट होने वाले जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं वो लूणी में 12 काउंट होती हैं। लूणी में जो सब ट्रिब्यूटरी या गौण सहायक नदियां, यानी इनके जो मुख्य सहायक नदियां, उनकी सहायक नदियों की अगर काउंटिंग की जाए तो वो लूणी में होती हैं 84। मुख्य सहायक नदियां कितनी हैं? 12। तो 84 और 12 96, और एक मुख्य नदी 97। तो अकेली लूणी के पास लगभग 100 नदियां हैं, अप्रोक्सीमेट 100 रिवर्स। लेकिन उसमें डायरेक्ट लूणी में आने वाली मेन रिवर कितनी है? उनको कहा जाता है उपबेसिन, मुख्य सहायक नदियां, मेन ट्रिब्यूटरीज जिसको कहा जा सकता है। तो अभी जो आपने अपवा क्षेत्र में जो पढ़ा था क्रम, यानी इधर से अपन ने ऊपर जो 2 रखे थे उन 2 के ऑर्डर को चेंज कर दो। लूणी ऊपर और बनास से, और आगे एज इट इज। तो लूणी ऊपर, बनास नीचे, आगे चंबल और माही। तो आप इनको याद इसी सीक्वेंस में रखना, क्योंकि सबसे पहले तो लंबाई को याद रखना आसान है, क्योंकि वो एक ट्रिक्स पे डिपेंड है, चंबल। तो चंबल तो अपने को याद है। जब राजस्थान में कैचमेंट एरिया के ऊपर बात आई तो चंबल के बल को उठा के ऊपर रख देंगे। चंबल के बल को उठा के, तो बल अगर ऊपर चला गया तो बनास और लूणी, तो ये कैचमेंट एरिया के रूप में आ गया अपवा क्षेत्र। और अपवा क्षेत्र आपने जो ये जो ऊपर रखा था, इसको इसको चेंज कर लीजिए, तो लूणी ऊपर,
फिर बनास। लेकिन ये सीक्वेंस आपको याद तभी होगा जब आपने इसको लंबाई, कैचमेंट एरिया और सब बेसिन के रूप में याद कर रखा है। ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद में इस चैप्टर के कंक्लूजन वाले पॉइंट होते हैं, लंबाई वाला, कैचमेंट एरिया, सब बेसिन। तो कई बार क्या है, पूरे चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछते, ये इन 3 पॉइंट पे जाके क्वेश्चन पूछते हैं, लंबाई को लेकर राजस्थान में, कैचमेंट एरिया को लेके, या सब बेसिन को लेकर। तो सब बेसिन वाला तो इनकी साइट पे दिया हुआ है, रिवर्स वाली जो साइट है, नदियों में नहीं लिखा जाता, यानी अपने जो पेपर हैं इनमें जनरली नहीं लिखा जाता। एक दो कोई इसमें डिपार्टमेंटली कोई पेपर हुए हैं उसमें पूछे हुए हैं। तो ये अच्छे क्वेश्चन अगर अप्लाई किए जाए। राजस्थान में सबसे ज्यादा उप बेसिन, तो सहायक नदियों को देख के तो यूं लगता है शायद चंबल आंसर आना चाहिए, लेकिन आंसर कौन लेके जाती है? लोनी। लास्ट वाला पार्ट जो इस नदी का, सॉरी इस रिवर वाले टॉपिक का, नदी वाले टॉपिक का रिपीटेशन है, उसमें नोट्सों में नहीं देखना, अब सिर्फ सोचना है। अब नोट्स बंद कर दो। मोरैन किसके सहायक नदी है? माही के। मोरेल आ जाए तो रेल बनास में। राजस्थान के अंदर, पश्चिमी राजस्थान में आपको कुछ नदियां बताई थी, सूकड़ी किसमें? सूकड़ी की जगह सूक लिया जाए तो वेस्ट बनास। एक पूछा गया है वेस्ट बनास, तो वेस्ट बनास अपने को पता है कि पार्ट ऑफ अरेबियन सी। और एक दे दिया बनास, तो बनास को हमने कौन सी नदियों में पढ़ा है? बंगाल की खाड़ी। पश्चिमी बनास की एक सहायक नदी जो अभी लिखी थी ना, सूकली, सूकली को अपन लिखते हैं सेपू, और एक चंबल में आती है सेप। तो सेपू वेस्ट बनास और सेप किस में? चंबल में। तो इनको देख के डिफरेंस कर पा रहे हैं अपनी इजीली। तो इसी तरीके से कुछ नदियां और भी हैं, जैसे गंभीर रिवर, पार्ट ऑफ यमुना। गंभीर वही है ना, दिल्ली यूपी वाले, यमुना। अब एक गंभीरी जो बताया था, बेड़च। चित्तौड़गढ़ जो फोर्ट बना हुआ है वो इनके किनारे, गंभीरी और बेड़च। फिर एक आपको ध्यान होगा मासी वाली, आधा न्याय वाला, कौन सी वाली? बनास, काली डाकण मासी वो। और एक मानसी वाकल, मानसी वाकल में जाती है, और वाकल इसके पानी को लेके, तो इसका मतलब ये साबरमती ड्रेनेज सिस्टम वाला जो तंत्र है उसमें आता है मानसी वाकल, और ये आती है मासी और बनास। तो ये इस नाम से पता ही नहीं लग पाएगा, क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ था मानसी, और हिंदी में इसका भी पूरा नई बन के आता है एग्जाम में। तो इसका मीनिंग बाकी उनके 7 नदियां कौन सी दी हुई हैं उससे पता लगेगा। मानसी वाकल टनल है, तो टनल राजस्थान में मैंने एक ही नदी पे पढ़ाई है, साबरमती। उसमें फर्स्ट टनल सही, और मानसी वाकल सेकंड, सेकंड और लॉन्गेस्ट, अभी तक के लिए लॉन्गेस्ट। ये अंतर मैंने पहले बता दिया आपको। काली सिंध पार्ट ऑफ चंबल, काली सिल्क करौली वाली पार्ट ऑफ है बनास, और वो वाली किसमें थी? चंबल। ये अंतर भी मैंने बता दिया आपको। कांतली, कांतली तोरावाटी वाली, काकनी जैसलमेर के मसूरदी, मसूरदी ऑफ है जैसलमेर। तो जैसलमेर के मसूरदी, मसूरदी वाली है वो काकनी या काकने रिवर। एक आपको ध्यान हो कि राजस्थान के पूर्व में एनसीआर वाली जो नदी है रूपा, और अजमेर वाली रूपनगढ़। रूपा रेल ए और बी वाली, जहाँ बी में जाके क्या बनाती है? मोती झील। ये ए अजमेर वाली ये जाती है सांबर। तो जाती दोनों झील में है। ये भरतपुर की मोती झील, जिसको लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर, भरतपुर की जीवन रेखा मोती झील। और उसी तरीके से राजस्थान के अंदर एक अंतःपुरी नदी साबी, और एक लूणी की सहायक नदी सागी। सागी जालौर में पहाड़ियां आती हैं, जसवंतपुरा की पहाड़ी, उन जसवंतपुरा हिल से निकलकर और ये जाती है लूणी। और ये साबी अंतःपुरी नदी गुड़गांव मैदान, ये हरियाणा की ओर बहने वाली नजफगढ़ का नाला साबी, साबी या साहिबी रिवर, और इसका नाम सिर्फ सागी ही होता है।
एक होती है पार्वती, एक चंबल वाली, जो मुख्य है वो पार्वती चंबल वाली। दूसरे में या तो पार्वती सेकंड लिखो या पार्वती लिखो। पार्वती कौन सी? गंभीरी नहीं, गंभीर। करौली वाली में करवाई थी, गंभीर में। ये गंभीरी गंभीर में करोगे आप लोग गड़बड़, ध्यान रखना इसमें। मोरेन मोरेल बता दिए आपको। अब लास्ट में है बांडी बांडी। अब नाम ही सेम आने लग गए। बांडी पाली वाली। इसका मीनिंग अब एग्जामिनर को उद्गम बताना पड़ेगा। उद्गम नहीं बताएगा तो हमारे लिए दो आंसर हैं। फिर हमारे लिए आंसर लोनी भी सही है और बनास, और एग्जाम में दोनों ही आए तो प्राथमिकता में लोनी रखना। कहीं बांडी फेमस कौन सी है? केमिकल वाली। तो ये पाली से जो निकलती है ये किस में जाती है? लोनी में। और बांडी जो अजमेर आना सागर वाली जो है ये किस में आती है? ये आती है बनास के अंदर। दोनों अलग अलग ड्रेनेज सिस्टम। ये आता है अरब सागर और ये बीओबी, बे ऑफ बंगाल रिवर। और इसमें सबसे खतरनाक क्वेश्चन है खारी वाला। खारी खारी खारी। खारी कौन से वाली? सिरोही वाली। सिरोही वाली, सिरोही में पहाड़ियां आती हैं, सैरगांव के पहाड़ी। कौन सा गांव? सैरगांव सिरोही। ये जाती है जवाई। जवाई यानी कौन सा सिस्टम? लोनी। लोनी ड्रेनेज सिस्टम का मीनिंग होता है अरेबियन सी, अरब सागर की नदी। दूसरी खारी है नागौर, यानी वर्तमान में डीडवाना कुचामन, नागौर वाले पार्ट। ये आती है सांबर। सांबर में जितना भी ड्रेनेज सिस्टम पूरा किसमें है? इनलैंड में आता है, अंतः प्रवाह के अंदर। खारी बिजराल की पहाड़ी, राजसमंद। तो राजसमंद में तो तीन पहाड़ियों का, बिजराल, दिवेर, खमनौर। दो तो बैटल एंड युद्ध भूमियां, खमनौर और दिवेर। ऊपर वाली बिजराल। ये राजसमंद की पूरी पहाड़ियां। ये यहाँ से निकलने वाला ड्रेनेज सिस्टम किससे जुड़ा हुआ है? बनास से जुड़ा है। बनास से, जिसमें एक तो कैसे कोठारी और एक कैसे खारी। खारी बनास की सबसे लंबी सहायक नदी। ये वही खारी है, बिजराल वाली। बिजराल, राजसमंद। अभी 2-3 साल पहले अधीनस्थ बोर्ड ने एक क्वेश्चन दिया था, वो ये दिया था कि राजस्थान में बिजराल से ओरिजिनेट खारी नदी किस अपवाह तंत्र का हिस्सा है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंतः प्रवाह, या उपरोक्त सभी का? तो अब आंसर आ सकता है। अपने को ओरिजिन पॉइंट बता दिया जाए और डिस्चार्ज पॉइंट बता दिया जाए, या तो उद्गम बता दो अपने को, या जाति कहाँ है ये बता दो, अपन बता देंगे किसका पार्ट होगी। लेकिन अपने को दोनों ही नहीं बताया जाए। सिंपल क्वेश्चन, खारी किसका पार्ट है? तो खारी उपरोक्त सभी का है। आरएस 2010 में एक क्वेश्चन आया था जिसमें दिया हुआ था अनिश्चित, तो उसका आंसर अनिश्चित था। आपके गाइड वाइड में इसका आंसर गलत दे के रखते हैं, जबकि उसका आंसर ये माना गया था अनिश्चित। बिजराल वाली। और ये जाति किसमें? बनास में। और बनास को किसमें पढ़ा है अपन ने? बीओबी रिवर, चंबल वाली नदियों में पढ़ा है, बंगाल की खाड़ी की नदियों में। अब इसमें खारी को लेके कॉलेज लेक्चरर 2015 में एक अच्छा क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन सुन लीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन। कांतली, काकनी, साबी, खारी। एग्जामिनर ने पूछा कि इनमें से कौन सी अंतः प्रवाही नदी नहीं है? कौन से? आंसर इन्हीं में से ही है। तो कहाँ पॉसिबिलिटी है कि जिसको हम ये कह पाए कि अंतः प्रवाही की नहीं है? कांतली राजस्थान में कितनी है? एक ही है, और वो फिक्स है अंतः प्रवाह में। काकनी कितनी है? वो भी अंतः प्रवाही, दूसरी काकनी नहीं पड़ी अपने। साबी कितनी? एक, वो दूसरी सागी थी। तो इसका मीनिंग साबी जो पड़ी रूपनगढ़ का, सॉरी जो साहिबी, नजफगढ़ का नाला, ये अंतः प्रवाही। तो इसमें एक खारी पे ही पॉसिबिलिटी बन सकती है कि जो अंतः प्रवाही नहीं हो, क्योंकि एक अंतः प्रवाही है और दो अंतः प्रवाह के बाहर है। तो इसमें पॉसिबिलिटी जहां बनती है, तो स्टूडेंट ने खूब प्रयास किया कि खारी भी अंतः प्रवाही है। तो इसमें एक्सपर्ट्स की जो मीटिंग हुई उसमें लास्ट में ये तय हुआ कि यहाँ पॉसिबिलिटी कहाँ बनती है, इसका मीनिंग वही आंसर देना होता है। भाई अपने को भी पता है सभी अंतः प्रवाही नदियां हैं, लेकिन कहाँ ये पॉसिबिलिटी है कि अंतः प्रवाह के बाहर भी है? वो एक ही ऑप्शन है, खारी। और
अब इसमें एक इजी ऑप्शन दे दिया गया आपको, बनास, कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंतः प्रवाही नहीं है, तो इसका मीनिंग तब इसको मान लेना है और फिर आंसर है बनास। लेकिन आंसर अलग से दिए हुए, ए और डी, बी सी और डी, ओनली ए, ओनली बी एंड सी। क्वेश्चन सुनो, उत्तर सभी होंगे। क्वेश्चन ये है कि राजस्थान की वो नदी जो अंतः प्रवाह में शामिल नहीं हो। बनास शामिल होती है क्या? नहीं होती है। कांकनी होती है, साबी होती है, खारी होती है, होती है। उसने कहा कि अंतः प्रवाह में शामिल नहीं हो, नहीं होनी चाहिए, तो ये भी होती है, ये भी होती है, ये भी होती है, कौन सी नहीं होती? ओनली ए। और एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अंतः प्रवाही नदी नहीं है, अंतः प्रवाही नदी बनास भी नहीं है और खारी भी नहीं है, ये अब जो पॉसिबिलिटी बनती है कौन कौन सी नहीं है, उनसे आंसर देना है। पिछली बार क्या कहा गया था इसमें कि जो अंतः प्रवाह नदी में शामिल नहीं हो, तो उस समय खारी तो होती है। अब सिंपल ये पूछा है कि राजस्थान में कौन सी नदियां अंतः प्रवाही नहीं है, अंतः प्रवाही नहीं है, तो अंतः प्रवाह में शामिल ही ना हो, तो शामिल ही ना हो उसमें तो खारी होती है शामिल, उसमें तो ओनली आंसर क्या लेंगे? बनास। और अब ये कि अंतः प्रवाह की नदियां नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है कि अंतः प्रवाह की नदियां बनास भी नहीं है और खारी भी कुछ नदियां जो अंतः प्रवाह में नहीं है। अब एक पूछा जाए इसमें अंतः प्रवाही नदियां बताइए, काकनी, साबी, खारी। और एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ओनली इनलैंड में होनी चाहिए, केवल अंतः प्रवाही होनी चाहिए। ओनली इनलैंड में काकनी और साबी, ये खारी ओनली इनलैंड में नहीं आती है, तो तीनों में आती है, तो उसमें आंसर क्या रहेगा? बी। और क्वेश्चन समझ में आया? जाओ जी लो अपनी जिंदगी। पुराने क्वेश्चन पेपर जरूर निकालिएगा, इनके मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आनी चाहिए।